प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। बच्चों, कुछ दिन ज़्यादा लग गए, मेरी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी। खैर कोई नहीं, अभी मैं ठीक हूँ। और मुझे थोड़े से व्यूज़ आए, कुछ बच्चों की राय आई और उनको लगा कि मैं अच्छी तरह समझा रही हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है। मेरे लिए एक बच्चा भी काफ़ी है, क्योंकि मैं क्लास में पढ़ाती हूँ तो मैं बोलती हूँ अगर मेरे पास एक बच्चा भी पढ़ने आया है तो मैं उसको ज़रूर पढ़ाऊँगी और पूरे मन से पढ़ाऊँगी। तो मुझे खुशी है। और चलिए आज हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। चैप्टर का नाम, जैसे मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको बताया था कि हिस्ट्री पढ़ते हुए आप चैप्टर 1, 2, 3 तो करेंगे, लेकिन चैप्टर के नाम से ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, वो आपको ध्यान रखना है। हम यहाँ चैप्टर, ये नाम है किनशिप, कास्ट एंड अर्ली सोसाइटी 600 BC टू 600 CE। अब यहाँ पे दो चीज़ें आपको समझनी है। क्या समझना है कि एक तो टाइम ड्यूरेशन बेटा इसको थर्ड चैप्टर की तरह मत लेना, नहीं तो ये लगेगा कि ये कुछ अलग चीज़ आ रही है। ये कुछ अलग चीज़ नहीं है, ये सेकंड चैप्टर के बारे में ही बता रहे हैं। बस ये है सेकंड चैप्टर में, इस टाइम ड्यूरेशन में, ये जो 1200 साल थे उसमें पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, उसमें इकोनॉमी कैसी थी उसी टाइम पीरियड में। इस चैप्टर में बता रहे हैं कि उस टाइम पे इन 1200 साल के बीच में हमारे सोशल नॉर्म्स कैसे थे, सोसाइटी कैसी थी, उसका फॉर्मेशन हो चुका था। क्योंकि आप पहले फिर याद करिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन में सोसाइटी प्रॉपर तरीके से फॉर्मल नहीं बनी थी, कोई प्रॉपर पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था। लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम स्टार्ट हो गया था। कहाँ? थर्ड चैप्टर में नहीं, सेकंड चैप्टर से ही स्टार्ट हो गया था। थर्ड चैप्टर तो उसका एक पार्ट है। क्या पार्ट? कि उस टाइम पे जो 1200 साल हैं उसमें सोशल सिस्टम कैसा था, वो इस बारे में बता रहे हैं। इस चैप्टर को समझाने से पहले बच्चों, थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप इस चैप्टर को पढ़ते हुए, आज मैंने देखा है कुछ बच्चे प्रेजेंट का जो सोसाइटी में चल रहा है नेगेटिव व्यू, नेगेटिव चीज़ें उनको बहुत जल्दी पकड़ते हैं। उसका मैंने खुद क्लास में भी एग्जाम्पल देखा, जो कि मुझे बड़ा ख़राब लगा। आप जो बड़े सुन रहे हैं वो तो समझेंगे ही, जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, क्योंकि ये 12th वाले बच्चों का है, तो फ्यूचर में आप और 1-2 साल में आप वोटर लिस्ट में आपका नाम होगा, आप वोट डालेंगे, आप पार्टिसिपेट करेंगे सब चीज़ों में। अगर आपकी थिंकिंग लेवल वैसी रही जो जैसी नेगेटिव सोसाइटी में बनी हुई है, तो बेटा इस एजुकेशन का क्या फ़ायदा। आपको उस नेगेटिविटी से दूर हट के ही ये चैप्टर समझना होगा, तभी आप इसको अच्छी तरह समझ पाएंगे। मैं ये बताना ज़रूरी समझती थी, इसीलिए मैंने बताया, क्योंकि किसी भी सोसाइटी में कोई भी ऐसी चीज़ें परफेक्ट नहीं होती हैं। जैसे जैसे सोसाइटी बनती है, जैसे जैसे सिस्टम में कुछ खामियां होती हैं तो कुछ खूबियां भी होती हैं। हमें वही चीज़ देखनी है। दूसरी चीज़ क्या है कि हमें इसको उस रूप में भी देखना है और ये भी देखना है कि हमारी सोसाइटी का जो फॉर्मेशन हुआ, कितना कुछ उस टाइम पे 1200 साल में ही कितनी प्रोग्रेस हो गई थी, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम तक नहीं हुई थी। वहाँ जो है हमारे पास प्रूफ भी नहीं है, यहाँ पे टेक्स्ट हैं, बहुत सारे लिखे हुए टेक्स्ट हैं, जिनसे हमें इस टाइम ड्यूरेशन के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तो आप नेगेटिव व्यू मत लीजिएगा, और ये पढ़ाने का पर्पज़ भी आप लोगों को यही है, मेरा नहीं। सिलेबस में डाल के जब आप लोगों को ये पढ़ाया जा रहा है, तो ऐसे में मेरा भी फ़र्ज़ बनता है मैं भी ये चीज़ बताऊं। ये पढ़ाने का पर्पज़ ही यही है कि आप फ्यूचर के इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, फ्यूचर के बनने वाले सिटीजन हैं, इस सोसाइटी को, इस देश को चलाने वाले लोग हैं। और आप नेगेटिव व्यू लेके चलेंगे तो कुछ नहीं होगा बच्चों। आप इसमें समझने की कोशिश करना कि क्या क्या ऐसी चीज़ें आई जिसका हमारी सोसाइटी पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ा, क्या क्या ऐसी चीज़ें आई जिसका नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ा, और हमने उस टाइम से इन 1200 साल के बीच के बाद आज प्रेजेंट में इनमें से क्या पॉजिटिव चीज़ें ली और क्या नेगेटिव चीज़ों को हमने छोड़ा। क्योंकि आपके ये पढ़ने का, एजुकेशन का, आगे बढ़ने का पर्पज़ भी यही होता है कि हमारी सोसाइटी में जो कुछ भी
पास्ट में कुछ भी गलत हुआ है, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम में हुआ हो, इकोनॉमिक सिस्टम में हुआ हो, सोशल सिस्टम में हुआ हो, उनको समझना, जानना, किस वजह से हुआ, किन हालातों में हुआ और उसमें इम्प्रूवमेंट कितने किए जा सकते हैं, ये समझने के लिए ही पढ़ा जाता है बच्चों। सिर्फ मार्क्स लेना और कहीं जॉब लग जाना यहाँ तक ही नहीं होता, हमारी सोच को भी बदलती है एजुकेशन, और वही बहुत ज़रूरी है। जब आप ऐसे समझ के करेंगे तो आपके लिए चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा और बहुत कुछ आप एनालाइज कर पाएंगे, जान पाएंगे कि हमारी सोसाइटी में कमियां कैसे आई, कैसे इसको सुधारने के लिए एफर्ट हुए, और कैसे हमारी सोसाइटी नहीं, हर सोसाइटी में। आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पढ़ चुके हैं 9th में, जैसे दे रखा है यूरोप के बारे में, यूरोप में नेशनलाइजेशन का। तो आप देखिए फ्रेंच सोसाइटी में क्या है, ग्रुप कौन थे एलीट क्लास में, वही जो धार्मिक गुरु थे वो थे, और जो रूल करते थे वो। ऐसे ही सेम यहाँ पर है, या किसी भी सोसाइटी में आप देखेंगे, चाइना में जो पुराना आप चाइना का किंगडम समझेंगे तो वहाँ पर भी क्या है, राजा को किसका, देवता का अवतार माना गया है। इसीलिए क्यों कहा गया, धर्म से उसको क्यों जोड़ा जाता था, मैंने इसलिए समझाया कि धर्म के नाम पे और जाति और कास्ट यहाँ सब कुछ समझाया जाएगा तो आप उसको कुछ और मीनिंग ले लेंगे, वो नहीं लेना है। धर्म और इन नॉर्म्स का यूज़ हमारे देश में नहीं, दुनिया भर में होता था, कुछ अच्छे पर्पज़ से भी होता था। क्योंकि आप ये देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन या उससे पहले इंसान ऐसे ही इधर उधर घुमक्कड़ था, कहीं कहीं रहता है, खाना पीना हुआ, ऐसी लाइफ थी। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉपर सेटलमेंट है, प्रॉपर बढ़िया लाइफ है, अच्छी तरह अपने बड़े बड़े साम्राज्य बन गए। महाजनपद पीरियड इसी में है, याद करते जाना पूरा। हम यहाँ पे क्या शुरुआत कर रहे थे, महाजनपद पीरियड से भी पहले वैदिक पीरियड, फिर उसके बाद महाजनपद में बड़े बड़े साम्राज्य बने, फिर मौर्य एम्पायर बना, फिर उसके बाद जो है यूनानी, ग्रीक, शक, कुषाण, ये सब आए, सातवाहना का रूल हुआ, सब पढ़ा हमने। तमिल संगम जिसमें साउथ के जो है किनशिप के बारे में बताया गया, और उसके बाद जो है गुप्ता पीरियड है, सबका जिक्र हुआ। अब ये जो इतना सारा टाइम है, मैं इसीलिए याद करा रही हूँ कि वो सब राजा जो रूल कर रहे थे उस टाइम पे, जो अर्निंग सोसाइटी थी, गिल्ड और श्रेणी जो बनी होती थी, जिनके ग्रुप होते जो रूल करते, जो अर्निंग करते थे, मेन अर्निंग सोर्स जो है वही था। तो उन सब के टाइम पे ऐसे क्या नॉर्म्स थे, क्या सोशल सिस्टम बनाया गया। और बेटा एक याद रखो, सोशल सिस्टम के बगैर काम नहीं चलेगा। सोशल सिस्टम अगर नहीं बनेगा तो इतने बड़े साम्राज्य को चला पाना भी मुश्किल है। उसको नेगेटिव नहीं लेना, ये सच बात है, ये सच्चाई भी है। आज प्रेजेंट में कोई भी देश देख लो, किसी भी देश की आज सीमाएं अगर एक तरह से सॉवरन कंट्री है, स्थिर है सीमाएं, इधर उधर नहीं कोई छीन रहा है, और वो अच्छे तरह से रूल कर रहा है, एक स्टेबल गवर्नमेंट है जो अपने जो वेलफेयर के लिए काम करती है, तो उसके लिए नॉर्म्स बनाने ज़रूरी हैं। उस समय पे वो रूल्स कौन बनाता था और कैसे बनाता था, वही इसमें बताया गया है। थोड़ा ये पिक्चर देखिए, जैसे इसमें मेन सोर्स सबसे ज़्यादा लिया गया है महाभारत को। महाभारत का ये पिक्चर है, महाभारत में युद्ध जो हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच, उसकी ये इमेज जो है उसमें दिखाई गई है। और ये याद रखिए बेटा, इस चैप्टर में जितनी भी इमेजेस हैं और जितने भी बॉक्स में इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन नहीं है, वो एक्सप्लेन किया गया है, प्रूफ के साथ आपको समझाया गया है। जब वो ये चीज़ बताते हैं कि उस टाइम पे सोसाइटी में क्या था, पॉलीगैमी थी, पैट्रियार्की वाली सोसाइटी थी, या किसी तरह से जो है लोअर कास्ट को कैसे डील किया जाता था, या जो है रूलिंग जो ग्रुप होता था उनको कैसे बताया जाता था कि जनता उनकी बातों को एक्सेप्ट करे। तो उसके लिए हर जगह जो है वो बॉक्स में इंफॉर्मेशन वो प्रूफ देती है कि देखो ऐसा था। इंस्क्रिप्शंस जो मिले वो प्रूफ देते हैं कि देखो सोसाइटी ऐसी थी। ठीक है, तो इसमें जो है हम थोड़ा सा देखें, महाभारत के इसमें शुरुआत जो हुई, महाभारत के बारे में रिसर्च जो हुई वो 1919 से दे रखा है कि वहाँ से कुछ जो हैं संस्कृत पढ़ने वाले, टेक्स्ट की जानकारी रखने वाले जो थे, उन्होंने क्रिटिकल एनालिसिस करना शुरू किया। क्रिटिकल एनालिसिस किस चीज़ का, जो हमारे इस टाइम ड्यूरेशन में संस्कृत भाषा में जो भी टेक्स्ट लिखे गए उनका क्रिटिकल एनालिसिस शुरू हुआ।
अब वो इतने सारे टेक्स्ट थे बच्चों, वो टाइमलाइन में मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत सारे टेक्स्ट उस टाइम पे लिखे गए हैं और उन टेक्स्ट के बेस पे ही जो है बताया गया कि ये सोसाइटी कैसी थी। टेक्स्ट जो हैं इतने इम्पॉर्टेंट हैं और इतना ज़्यादा उनमें सोसाइटी का पूरा सिस्टम, राजा, आम जनता और जो उसके बाद ट्रेडर्स हैं और जो सोसाइटी में जैसे शादी का सिस्टम कैसा होगा, रूल कौन करेगा, कौन सी सोसाइटी किसके नियमों के अकॉर्डिंग हमारा समाज चलेगा, सब कुछ उसमें जो है टेक्स्ट में बताया गया है। इसका हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। नेक्स्ट पेज एक बार हम निकालते हैं बच्चों। टाइमलाइन जो आएगी हमारी बुक में भी है आपके, मैं टाइमलाइन निकालती हूँ। टाइमलाइन देखना इसलिए ज़रूरी होता है जिससे हमें काफ़ी कुछ आइडिया हो जाता है। ये हमारा, मैं मैरिज का और सब चीज़ें बताऊंगी, पहले मैं टाइमलाइन का ही निकालती हूँ क्योंकि उसी से हम पता लगा पाएंगे। मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था कि टाइमलाइन कितनी इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पे है 500 BC से कहानी स्टार्ट हो रही है। 500 BC मतलब ये समझिए कि 600 BC से 600 CE तक की कहानी है। तो उसमें 500 BC से जो रिटन डॉक्यूमेंट, जो बहुत अच्छे संस्कृत में टेक्स्ट मिले, उसमें ज़्यादातर संस्कृत के हैं। ऐसे मत सोचो कि और नहीं मिले, पाली में, प्राकृत में, तमिल भाषा में भी मिले, लेकिन सबसे ज़्यादा टेक्स्ट जो हैं वो संस्कृत में थे और संस्कृत से ही इस समय के बारे में हमें बहुत कुछ पता चला। 500 BC में देखिए पाणिनि अष्टाध्यायी संस्कृत, ये ग्रामर पे लिखी गई थी। जो संस्कृत ग्रामर है वो कैसी है, और इसमें ये भी समझिए कि सिर्फ सोसाइटी के लिए रूल्स नहीं हैं, बहुत एडवांस तरह की बुक्स, टेक्स्ट उस टाइम पे लिखे गए। संस्कृत की पूरी प्रॉपर ग्रामर उस टाइम पे तैयार हो गई, जो आज का आजकल आप स्कूल में सिलेबस में पढ़ते हैं, वो उसी टाइम पे बना दी गई थी। नेक्स्ट है 500 से 200 BC के बीच में मेजर स्मृति, जो स्मृतिज लिखी गई। 500 से 100 BC अर्ली बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट। बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट जो हैं वो ज़्यादातर संस्कृत में नहीं है, जो आम जनता की भाषा है, नॉर्मल लोगों की जो भाषा है, जिसमें पाली और प्राकृत है, सबसे ज़्यादा टेक्स्ट उसमें लिखे गए इनके। आगे है 500 BC से 400 BC में रामायण और महाभारत लिखी गई। आपको ये थोड़ी सी कुछ की डेट 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी। 500 BC से 400 BC रामायण और महाभारत। उसके बाद है 200 BC से 200 CE मनुस्मृति, संस्कृत तमिल संगम, लिटरेचर कंपोजिशन एंड कंपाइलेशन। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना मनुस्मृति। मनुस्मृति प्रेजेंट में जो हमारा सोशल सिस्टम है उसमें जो रूल्स बनाए गए हैं उसमें बहुत कुछ मनुस्मृति से ही लिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कब लिखी गई, 200 BCE से 200 CE के बीच में। नेक्स्ट है 100 CE में प्लेस, लिरिकल पोएट्री एंड भाषा शूद्र और आयुर्वेदिक टेक्स्ट। अब यहाँ देखिए कि लिरिक्स, पोएट्री ये सब लिखे जाने लगे। इसके साथ साथ क्या शुरू हुआ, आयुर्वेदिक टेक्स्ट। आज के टाइम पे जो आयुर्वेद को इतना है, ये सब उस टाइम पे आयुर्वेद के बारे में उसी टाइम पे लिखा जा चुका था। ग्रामर लिखी जा चुकी थी। फिर जो हैं हमारे लिटरेचर और बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर लिखे जा चुके थे, और साथ में अब यहाँ पे क्या आ गया, आयुर्वेदिक। इसके बाद है 200 CE में पुराण को कंपाइल किया गया। उसके बाद कामसूत्रा और संस्कृत ड्रामा वर्क्स, कालिदास, आर्यभट्ट का जो वर्क है एस्ट्रोनॉमी में, मैथमेटिक्स में, और वराहमिहिर की टेक्स्ट है संस्कृत में, कलेक्शन ऑफ जैन टेक्स्ट। अब यहाँ पे जो भी चीज़ें देखिए, वराहमिहिर ने जो बताया साइंस का है, एस्ट्रोनॉमी का है, मैथमेटिक्स का है, इन सब के बारे में उसी टाइम पे लिखा गया। तो ये सारे टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सीखने की आज तक हैं। हम जो आर्यभट्ट के बारे में पढ़ते हैं, एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स के बारे में आज तक हम जानते हैं, ये उसी टाइम पे लिखा गया। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि उस टाइम पे बहुत कुछ ऐसा अच्छा लिखा गया, बहुत कुछ अच्छा ऐसा समझा गया। इसमें आगे जो है मैंने बताया था 1919 में महाभारत को जो है लिखने की शुरुआत की गई। नीचे दे रखा है, इसमें डेट नहीं आ रही, नीचे मैं बता देती हूँ। 1919 से शुरू हुई थी, 47 ईयर्स लगे थे इसको बनने में। जो क्रिटिकल एनालिसिस हुआ था इसका महाभारत का,
और इसके जो है 13,000 पेजेस में इसके क्रिटिकल एनालिसिस लिखे गए। तो ये तो फैक्चुअल चीज़ें हैं, लेकिन इसमें आप ये समझो कि जिस टेक्स्ट को समझने में 47 ईयर्स लगे, उसमें कितने सारे ब्राह्मण लोग, कितने सारे संस्कृत के ज्ञाता लोग, उन सब ने मिलकर इसको तैयार किया। और उसके साथ साथ टाइम, अब यहाँ इसको कैसे तैयार किया गया, यहाँ पे कुछ पॉइंट समझने हैं। पहला पॉइंट क्या कि ज़्यादातर टेक्स्ट जो हैं वो संस्कृत में थे, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ संस्कृत पे फोकस किया गया। संस्कृत के अलावा पाली, प्राकृत, तमिल सब भाषाओं के जो हैं टेक्स्ट पढ़े गए। और संस्कृत भाषा में जो चीज़ें लिखी थी, पाली, प्राकृत में और तमिल में जो लिखा गया था, उनको कंपेयर किया गया कि उनमें और उनमें कुछ चीज़ें कॉमन हैं, कुछ चीज़ें अलग हैं। तो कॉमन है तो उसको अलग निकाला गया कि कॉमन है, इसका मतलब पूरे इंडिया भर में वो चीज़ें मानी जाती थी, उसको अपनाया जाता था। और कुछ चीज़ें अलग थी, तो इससे पता चल रहा है कि रीजनल वेरिएशन था, जैसे आज भी है प्रेजेंट में। अब छोटी छोटी चीज़ें में देखो, शादी का सिस्टम सब वही है, लेकिन रीजनल वेरिएशन मिलेगा आपको। पंजाब में, राजस्थान में, साउथ में, सब जगह छोटे छोटे जो चेंजेस हैं वो दिखते हैं। रीजनल वेरिएशंस उसी रूल पे, उसी सिस्टम पे था, तो ये वेरिएशन उस टाइम पे भी था। ठीक है। और पहले मैंने बताया रीजनल वेरिएशन। दूसरा पॉइंट क्या आएगा बच्चों इसमें समझने के लिए कि सिर्फ महाभारत और संस्कृत के टेक्स्ट के बेस पे इसको कैसे एनालाइज करें। आप ये सोच के देखिए, एक इंसान जो मगध में बैठा है, पोइट है, या कोई ब्राह्मण संस्कृत का ज्ञाता है, या वेदों का जिसको ज्ञान है, वो लिख रहा है, तो वो पहली बात वो किस पर्सपेक्टिव से लिख रहा है। क्योंकि हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में कि कुछ समय बाद बड़े बड़े एम्पायर कमज़ोर पड़ने लगे थे, और जो छोटे राजा आए तो वो जो हैं दान देने लगे थे, लैंड ग्रांट्स देने लगे थे ब्राह्मण्स को। किस लिए? दो पर्पज़ से। एक, लैंड ग्रांट्स दे के वो उनको खुश रखते थे, और वो उनके लिए प्रशस्ति या तारीफ में ऐसी चीज़ें लिखते थे, ऐसे रूल्स बनाते थे जिससे जनता राजा की रिस्पेक्ट करे और राजा की बात सुने। दूसरा, उससे वो ऐसी ज़मीन देते थे उनको कि उस एरिया पे बाकी जो लोग हैं वो खेती करेंगे, प्रोडक्शन का काम करेंगे, जिससे राजा की अर्निंग होगी। ठीक है। तो वहाँ पे जो बैठा होगा, जिसको वो ज़मीन दी गई है या जिसको कोई सुविधा दी गई है, वो वहाँ पे उस राज्य में, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, बहुत सारे महाजनपद थे, बहुत सारे राजा थे, तो एक से स्टार्ट करते हैं। मगध में कोई एक कवि है, कोई एक लेखक है, वेदों का ज्ञाता है, ज्ञानी हैं। ये सब ऐसे नहीं थे, वेदों के ज्ञाता थे, ज्ञानी थे, उन्हीं ने ये टेक्स्ट लिखे हैं। वो वहाँ लिख रहा है, वो किस हालात में है, किस समय पे है, किसकी खुशी में लिख रहा है, या उसका खुद का अपना ज्ञान क्या कह रहा है, या उसके जीवन के अपने अनुभव क्या कह रहे हैं, उसके बेस पे वो चीज़ लिखेगा। ठीक है। सेम उसी चीज़ के बारे में सोसाइटी में कैसा सिस्टम, मान लो मैरिज के शादियाँ कैसी होनी चाहिए, किस तरह की शादी ठीक होती है, हमारे समाज में शादी का सिस्टम एक्सेप्टेड है और किस तरह का सिस्टम एक्सेप्टेड है। शादियों में भी कई तरह की बताई गई हैं, तो कौन सा एक्सेप्टेड है। मगध में जो बैठा है वो अलग तरह से बताएगा, जो जंगलों में रहते हैं ट्राइबल्स वो अलग तरह से बताएंगे, तमिल में जो है, तमिल संगम में उसको अलग तरह से बताया गया है। तो जगह जगह जो है वो अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। अब किसको एक्सेप्टेंस मिले, किसको ना मिले, समाज में कौन लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, कौन नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ये भी मैटर करता है। मैंने बताया जगह का फ़र्क पड़ेगा और एक्सेप्टेंस का। एक्सेप्टेंस दोनों तरह से हो सकती है। क्या? एक, फोर्सफुली, राजा फोर्सफुली जनता को ये कहे कि ये आदेश जो हैं एलिट क्लास के, या एलिट क्लास जो वेद लिखती थी, जो ब्राह्मण वेद लिखते थे, वो ये बोलते थे कि हम ये जो लिख रहे हैं ये हमारे शब्द नहीं हैं, ये भगवान के शब्द हैं, ईश्वर के दिए हुए नियम हैं, उसको हमें चलाना होगा, उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना होगा। तो जनता पे ये चीज़ें बेटा हर जगह जो हैं लागू की गई, हमारे इंडिया में ही नहीं है, सब जगह है। तो आप इसको कनेक्ट करके चलिएगा कि ऐसा सिस्टम सिर्फ इंडिया में ही नहीं रहा, सब जगह रहा, और सब जगह उसी सिस्टम से सोसाइटी को चलाने का प्रयास किया गया। पहली चीज़, जो टेक्स्ट लिखा गया वो कहाँ का लेखक था, उसको कितना ज्ञान था, वो किसी प्रेशर में आके तो नहीं लिख रहा था, या वो राजा की तारीफ में तो नहीं लिख रहा था, वो किस जगह का था। तमिल में जहाँ रह रहे हैं वहाँ के लोगों का सिस्टम, कल्चर, भाषा सब कुछ अलग है, और जो नॉर्थ में मगध में है, या फिर इधर हम अपने
नॉर्थ वेस्ट में जो इधर आए थे इंडो ग्रीक हैं वो हैं, उनका अलग सोच अलग पैटर्न होगा, वो अलग तरीके से लिखवाएंगे। इससे फ़र्क पड़ेगा टेक्स्ट पे। दूसरा फ़र्क पड़ेगा टाइम से। एक टेक्स्ट जो है 500 BCE में लिखा जा रहा है और एक टेक्स्ट जो है 500 CE में लिखा जा रहा है, तो आप सोचिए कितना चेंज आएगा। आपके दादाजी के टाइम पे आपके घर का सिस्टम कैसा था, आपके पिताजी के टाइम पे घर का सिस्टम कैसा है, और आज प्रेजेंट में आप कैसा सिस्टम फ्यूचर में चाहते हो। अभी 3 जनरेशन जो ये लगाइए, 20-20 साल भी लगाइए, तो पिछले 60 साल में ही आपकी खुद की फैमिली का सिस्टम कितना चेंज हो गया है। और फैमिली के साथ साथ आपके रिलेटिव्स का, आपके जो हैं पूरे अपने ग्रुप का जहाँ रहते हैं, और अपने उसी से अपनी सोसाइटी का, सबका कितना ज़्यादा चेंजेस आया है। तो यहाँ हज़ारों साल का पीरियड है बच्चों, तो उसमें कितना बदलाव आया होगा, ये टेक्स्ट में कितना चेंज आया होगा। ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ कि इन सब चीज़ों पे उन्होंने वर्क किया, इसीलिए 47 ईयर्स लगे। क्योंकि जिस महाभारत को उन्होंने एग्जाम्पल के रूप में लिया, उस महाभारत के बारे में बताया जाता है कि उसको जो लिखने का टाइम है वही 1000 साल का है, कि 1000 साल में वो लिखी गई थी, पूरी तैयार हुई थी। तो उस 1000 साल में लोगों का सोच का पैटर्न कितना चेंज हुआ होगा, कितने उस टाइम पे पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हुए होंगे, कितने उस टाइम पे जो है सोशल सिस्टम चेंज हुए होंगे, और उसी के बेस पे जो है लोगों ने ये बुक्स, ये टेक्स्ट लिखे होंगे। इसीलिए ये इतने बदलाव आए। अब आपको इन बदलावों को समझने की ज़रूरत है कि मैं ये पॉइंट इसलिए बता रही हूँ कि महाभारत का 47 ईयर्स लगे, उसके संस्कृत के टेक्स्ट से बाकी भाषाओं में जो लिखे मिले टेक्स्ट हैं उससे कंपैरिजन किया गया, किस जगह से है उसका दूसरी जगहों से कंपैरिजन किया गया, किस टाइम में लिखे गए उस टाइम के दूसरे टाइम से कंपैरिजन किया गया, और जो एक जगह पे जो चीज़ लिखी गई है उसको सब जगह इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका कंपैरिजन किया गया। और तब जाके जो हमारे पास उसका कंक्लूज़न आया, जो क्रिटिक्स आए, उससे हमें जो है सोसाइटी का पता चला, उसके बारे में ही इसमें बताया गया है। ठीक है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। आप समझ पा रहे हैं कि 47 ईयर्स किसी टेक्स्ट को हमें समझने में हम लगा रहे हैं। 47 ईयर्स बहुत होते हैं, और हमने वो 1000 साल पुराना टेक्स्ट जो है 47 ईयर्स में उसको क्रिटिकली एनालाइज किया और उसके बारे में जानकारी इकट्ठी की। फिर हमने पता लगाया कि क्या जो है उस टाइम पे सोसाइटी में जो चेंजेस आए वो एक्सेप्टेड थे सबके लिए या नहीं थे, या उसमें कितने बदलाव की ज़रूरत थी। तो थोड़ा बच्चों हम इसको देखते हैं। हाँ, सोसाइटी में शादी का सिस्टम पहले कैसा था, थोड़ा सा उसको देखते हैं। बाकी सिस्टम, बाकी चीज़ें क्या क्या थी जो बदलाव आए उसको देखेंगे। कास्ट सिस्टम है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है किनशिप, कास्ट एंड हाँ मैरिज। अभी देखिए बच्चों, चैप्टर का नाम मैंने बोला था कि चैप्टर का जैसा नाम हो उसके बेस पे पूरी कहानी होती है। चैप्टर के नाम में किनशिप है, किनशिप मतलब होता है रिश्तेदार। कास्ट आपको पता है जाति, और अगला क्या है वर्ण। अब आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा, बड़ी अच्छी तरह से इसमें एक्सप्लेन किया गया है, बॉक्स में एक एक वर्ड को बताया गया है। आज हम जाति समझ के जाति, वर्ण, कास्ट सबको एक साथ जोड़ देते हैं, नहीं ऐसा नहीं था बच्चों। अब आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। शुरुआत में जो है, जब हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसमें आप मैप को देखेंगे तो जो आर्यंस हैं इंडिया के वेस्टर्न पार्ट से आते हुए पूरे इंडिया में छा गए थे। इंडिया के जो है, जो मगध वाला एरिया है, सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड है, वहाँ पे जाके इस्टेब्लिश हो गए थे, जिसको पहले मैंने कहा था कि भरत जन, कुरु जन, इस तरह से सब जन आए, फिर उन्होंने जनपद बनाया और उसी से महाजनपद बना। ठीक है, तो उन्होंने शुरुआत में अपने आप को अलग कैसे किया, वर्ण के बेस पे। वर्ण मतलब होता है कलर, वर्ण मतलब क्या होता है, कलर के बेस पे उन्होंने डिफरेंशिएट किया खुद को। बाकी यहाँ जो रहते थे ओरिजिन यहाँ के थे, उनको अपने आप से, क्योंकि वो बताते हैं कि वो ज़्यादा फेयर कलर के थे, यहाँ थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन था, तो इसलिए वर्ण के बेस पे उन्होंने अलग अपने आप को डिफरेंशिएट किया, श्वेत वर्ण और श्याम वर्ण।
ठीक है। श्वेत वर्ण और श्याम वर्ण में डिफ्रेंशिएट किया कि हम जो हैं श्वेत वर्ण के हैं, हम ज़्यादा एलीट क्लास के हैं, हमें ज़्यादा ज्ञान है। श्याम वर्ण वालों को इतना नहीं है। वर्ण सिस्टम में बस इतना ही था, ये याद रखना, वर्ण सिस्टम में इतना ही था। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ ये लिखा गया था, उसके बाद जो चीज़ें थी कि आप किस वर्ण में पैदा हो रहे हो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको कोई भी प्रोफेशन पसंद है, आप क्षत्रिय बनने में, आप राजा बनना चाहते हैं, रूलिंग इतने पावरफुल होंगे, आप स्ट्रांग होंगे, आपको सब कुछ कंट्रोल करना आता है तो राजा अपने आप बन जाएंगे। ऐसा कोई बंधन नहीं था। बाय बर्थ का जो बंधन आप पढ़ेंगे ना आगे कि बाय बर्थ आपको जिस फैमिली में पैदा हो गए उस फैमिली का जो प्रोफेशन चला आ रहा है उसी को आपको अपनाना होगा, ये उस समय पे नहीं था। वर्ण में इस तरह से ही बांटा गया था, श्वेत वर्ण और श्याम वर्ण। इसके बाद स्टार्ट होती है आगे की कहानी, जब धीरे धीरे वर्ण से जो है बड़े साम्राज्य बनने लगे। और बड़े साम्राज्यों में क्या चीज़ें आने लगी कि जो साम्राज्य है वो चलाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि लोगों में हर एक में पावर की जो भूख होती है वो आपको पता ही है। पावर हर किसी को चाहिए, पैसा और पावर पे कंट्रोल हर किसी को चाहिए। तो समाज को कैसे ऐसे बांध के रखा जाए, कैसे ऐसे कंट्रोल रखा जाए जिससे सब इस चीज़ को मान जाएं, एक्सेप्ट किया जाए। एक सोशल सिस्टम ऐसा बनाया जाए जिसमें आसानी से सब रह सके। एक कॉन्ट्रैक्ट समझिए, जैसे पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़ेंगे तो उसमें होता है कि सोसाइटी जो बनी, स्टेट जो है, उसके बारे में कहा जाता है कि वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही था। क्योंकि आप जब इकट्ठे एक साथ इतने लोग रहते हैं तो आपको कुछ रूल्स अपने सोसाइटी के बनाने ही होंगे जिसके बेस पे आप रह सकें, नहीं तो आपस में झगड़े होंगे और झगड़े से कोई प्रोग्रेस होगी नहीं। आपको एक सोसाइटी में सेफ्टी के साथ, सिक्योरिटी के साथ प्रोग्रेस करते हुए आगे बढ़ना है तो कुछ सोसाइटी के रूल्स बनाने होंगे। इसी वजह से जब राजाओं ने ब्राह्मणों को, जिनको वेदों का ज्ञान था, उनको कहा कि आप सोसाइटी के लिए कुछ ऐसे नॉर्म्स, ऐसे रूल्स बनाइए, तो ये वर्ण से शुरू हुआ ये सिस्टम जो श्याम वर्ण और श्वेत वर्ण था। फिर उन्होंने डिवीज़न किया 4 वर्णों में। 4 वर्ण जो आप सुनते आए हैं, कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब यहाँ पे शुरुआत हुई इस चीज़ की, उन्होंने कहा कि ये जो वर्ण हैं ये हम समाज में नहीं बना रहे हैं, ये ब्रह्मा जी के बनाए हुए हैं, ये ईश्वर के बनाए हुए हैं। कैसे? आपने बहुत सुना भी है, लेकिन वही चीज़ है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। जैसे ब्राह्मण किसको कहा गया कि वो ब्रह्मा जी के मुख से हैं, और जो क्षत्रिय हैं वो भुजाओं से हैं, वैश्य जो उनके पेट से, और शूद्र उनके पैरों से। इस तरह से बताया गया। और साथ में उनके 2 चीज़ें यहाँ जोड़ दी गई। पहली चीज़ वो किस परिवार में जन्म ले रहे हैं, दूसरा चीज़ उसका प्रोफेशन। अब यहाँ पे डिफरेंस आपको समझना है कि जो अर्ली वैदिक पीरियड था, जो हमारा 1500 से 1000 BC के आसपास था, उस टाइम पे अर्ली वैदिक पीरियड में आप किस फैमिली में जन्म ले रहे हैं, आप क्षत्रिय फैमिली में जन्म ले रहे हैं, आप ब्राह्मण फैमिली में जन्म ले रहे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता था। आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, जो आप करना चाहते हैं, आप क्षत्रिय परिवार में हैं लेकिन आपको खेती करना पसंद है तो आप खेती कर सकते हैं। आप ब्राह्मण परिवार में हैं लेकिन आपको रूल करना है, क्षत्रिय की तरह योद्धा बनना है, तो आप वो बन सकते हैं। वो सब जो है फ्रीडम थी। और दूसरा, उसमें जो है कम या ज़्यादा नहीं किया जाता था। कम ज़्यादा मतलब जो क्षत्रिय है वो ज़्यादा अपर कास्ट मानी जाएगी, जो शूद्र है वो लोअर कास्ट मानी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं था अर्ली वैदिक पीरियड में। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में धीरे धीरे जब साम्राज्य जो हैं ज़्यादा पावरफुल बनने लगे और राजाओं को अपनी जो है वो दिखानी थी पावर कि जनता उनके साथ आए, तो फिर उनको जो है इन बंधनों में बांधा गया। किस तरह से बांधा गया कि जो लेटर वैदिक पीरियड में है उसमें जो इंसान जिस फैमिली में जन्म लेता है उसका प्रोफेशन वही बन जाएगा। अगर वो क्षत्रिय फैमिली में है तो क्षत्रिय वाला ही काम करेगा, वो ब्राह्मण फैमिली में है तो वही काम करेगा, वैश्य फैमिली के और शूद्र के सबके अपने काम डिसाइड कर दिए गए और वो बाय बर्थ हो गए। 3 चीज़ें यहाँ इंक्लूड हो गई, स्टार्टिंग में नहीं थी, अब इंक्लूड हो गई। क्या क्या इंक्लूड हुई? आपके चारों वर्ण का डिवीज़न हुआ, दूसरा वर्ण का डिवीज़न प्रोफेशन के बेस पे हुआ, तीसरा बाय बर्थ हुआ, चौथा अब इसमें अपर लोअर की चीज़ भी आ गई कि जो ऊपर की 3 जो वर्ण हैं उनको अपर माना गया और जो नीचे वर्ण है उसको लोअर माना गया और उनके काम को भी कम वैल्यू दी गई।
जो पहले 3 थे उनको इम्पॉर्टेंट चीज़ों में क्या शामिल, 3 चीज़ें कॉमन उनको दी गई, क्या? वेदों को पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना। ब्राह्मणों का काम क्या था? वेदों को पढ़ना, पढ़ाना, जो यज्ञ करना, करवाना, दान लेना और देना। और क्षत्रियों के साथ भी यही था, क्षत्रियों के साथ ये 3 चीज़ जुड़ गई थी कि वेदों को पढ़ेंगे भी, वो भी पढ़ेंगे, और जो हैं साथ में ब्राह्मणों को बुला के यज्ञ करवाएंगे और दान देंगे। और बाकी उनके काम क्या थे? युद्ध करना, रक्षा करना और न्याय देना। काम सारे जुड़ते जाएं, आप देखते जाना। फिर नेक्स्ट जो है वैश्य, 3 काम उनके साथ भी थे, वेदों को वो भी पढ़ेंगे, उसके साथ साथ वो हैं यज्ञ करवाएंगे, ब्राह्मणों को बुला के दान देंगे, लेकिन उसके अलावा खेती करेंगे, पशुपालन करेंगे और ट्रेड करेंगे। और जो शूद्र है, शूद्र और विमेन दोनों के लिए वेदों को पढ़ना मना किया गया कि विमेंस को और शूद्र को वेदों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उनका काम सिर्फ बाकी ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना ही है। यहाँ से शुरुआत हुई अपर और लोअर वाले सिस्टम की। यहाँ से शुरुआत हुई जो हमारे प्रोफेशन बाय बर्थ जो बना दिए गए, जहाँ पे इंसान को अपनी पसंद से, इंटरेस्ट से वो छोड़ के दूसरे प्रोफेशन में नहीं जा सकता है। अगर आप ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए हैं तो ब्राह्मण आपकी फैमिली में जो रूल्स हैं, आपकी फैमिली में जो चले आए सिस्टम है, आपके एंसेस्टर्स ने जो चले आए काम हैं, वही आपको करने होंगे। पहले ये चीज़ें नहीं थी। दूसरा, पहले जो काम किया जाता था उसको कम या छोटा नहीं समझा जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे काम कम और छोटा सब समझा जाने लगा। सब चीज़ें ये असर समाज पे दिखाने लगी। और इसमें साथ के साथ जो है ब्राह्मण को एलीट क्लास माना गया, क्षत्रिय को एलीट क्लास माना गया, जिनको सबसे ज़्यादा रिसोर्स मिल रहे थे। यहाँ पे समझने की बात है, वैश्य भी जो है ऐसे ग्रुप में थे, लेकिन इस पूरे जो सिस्टम बनाया गया 4 वर्णों वाला, इसमें क्या थे? चारों वर्णों में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन का काम कौन कर रहा था? वैश्य वर्ण सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन का, रिसोर्स पे वर्क वो कर रहा था, लेकिन उसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा किसको हो रहा था? ब्राह्मण को और क्षत्रिय को। रिसोर्स की प्रोडक्शन का काम वैश्य कर रहे थे और ब्राह्मण और क्षत्रिय उस रिसोर्स को ज़्यादा कंट्रोल किए हुए थे, उनके हाथ में वो चीज़ें ज़्यादा आ रही थी। यहाँ पे मैं सोसाइटी का सिस्टम इसलिए बता रही हूँ कि बेटा देखो, जिसके पास एजुकेशन एलिट क्लास के पास आ रही है और रिसोर्स भी एलिट क्लास के पास आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो ये छोटे बड़े का फ़र्क है वो वहीं से शुरू हो जाता है। आज भी है। अगर कास्ट और धर्म को भी हटा दें तो आप शहरों में देखो, शहरों में क्या है? शहरों में ये थोड़ी कोई देखता है किस कास्ट से, किस धर्म से है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप किस प्रोफेशन में हैं, आपके पास कितने रिसोर्स कंट्रोल में है। सेम यही चीज़ वहाँ पे तभी शुरू हुई थी, जो लेटर पीरियड में मैं बता रही हूँ। बाय बर्थ का जो प्रोफेशन शुरू हुआ और बाय बर्थ जो है आपके डिसाइड कर दिए गए कि कौन से जिस वर्ण में वो पैदा होगा वो सुपीरियर कहलाएगा, ये शहरों से ही शुरू हुआ। क्योंकि वहाँ टाउन्स जो बनने लगे थे, हमने पढ़ा था ना, टाउन सिस्टम बनने लगा था, चैप्टर के नाम में ही था। जो टाउन्स बने थे तो वहाँ लोग ये नहीं देखते थे किस वर्ण से है, सब ट्रेड करते थे, सब अर्निंग पे ध्यान देते थे, सबका फोकस इसी चीज़ पे था। लेकिन राजाओं को ये लगा कि इस तरह से उनका कंट्रोल शहरों पे नहीं होगा, रिसोर्स उनके हाथ में नहीं आएंगे, तो उन्होंने ब्राह्मणों को कहा कि ऐसे रूल्स बनाए, इसीलिए जो हैं ये वर्ण बांटे गए। आप देखिए, समझते जाइए। पहले क्या था, जब अर्ली वैदिक पीरियड में आए तो श्वेत वर्ण और श्याम वर्ण डिवीजन किया गया था। उसके बाद 4 वर्णों का भी डिवीजन किया गया था, लेकिन वो डिवीजन का इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। आप किसी भी प्रोफेशन को ले सकते हैं, आप चाहे किसी भी फैमिली में हो, बाय बर्थ आपका प्रोफेशन आपसे बंधा हुआ नहीं था। और दूसरा, आपके प्रोफेशन से आपकी ये पहचान नहीं थी कि आप खेती करते हैं तो आप लोअर में हैं, और आप जो क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, तो आप अपर में माने जाएंगे, आपकी वैल्यू ज़्यादा मानी जाएगी। छोटे बड़े का डिफरेंस नहीं था। लेकिन धीरे धीरे लेटर वैदिक पीरियड के बाद और आगे जो हमारा टाइम है, जिसमें हमने टाइमलाइन में पढ़ा था, मनुस्मृति और ये सब लिखे गए, इसमें आते हैं वर्ड, क्या आता है, जो शास्त्र लिखे गए। उनमें शास्त्रों में क्या था, जो मेन इंपॉर्टेंट शास्त्र जो लिखे गए उस टाइम पे, उनमें यही चीज़ें बताई गई। पहला कि हम जो वर्ण बना रहे हैं, ब्राह्मणों ने वेदों में जो लिखा, उन्होंने कहा हम जो ये वर्ण बना रहे हैं हम नहीं बना रहे हैं, ये ईश्वर के बनाए हुए हैं, और उन्होंने ये कहा है कि इस तरह से हमें समाज को चलाना है। तो ईश्वर की जब बात है तो फिर सबको माननी होगी। इसी हिसाब से माने
तो ये जो सिस्टम है मैरिज का, इसमें जैसे बता रखा है कि मैरिज कैसी थी, फैमिली रिलेशन एंड रिलेशनशिप रेफर्स टू द रिलेशनशिप बेस्ड ऑन द ब्लड। अब यहाँ पे ब्लड रिलेशन आप जानते हैं, ब्लड रिलेशन क्या आज के टाइम पे भी है। मैरिज में क्या है, 2 तरह की जो इम्पॉर्टेंट मैरिज तो इसमें 8 तरह की बता रखी है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या फोकस है कि एक तो अपनी ही कास्ट में शादी और एक बाहर शादी। और यहाँ कास्ट को भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ, जैसे मैंने वर्ण का किया, श्याम वर्ण, श्वेत वर्ण, उसके बाद चारों वर्णों के बारे में। पहले चारों वर्ण का रिस्ट्रिक्शंस नहीं था, बाद में रिस्ट्रिक्शंस बाय बर्थ बना दिया गया, बाद में इसमें प्रोफेशन भी फिक्स कर दिए गए। उसके बाद इसमें प्रोफेशन में भी जो है ऊंचा प्रोफेशन किसको माना गया, वेदों को पढ़ने वाले को ऊंचे प्रोफेशन का माना गया, शूद्रों को जो है नीचे प्रोफेशन का नीचा माना गया। ये शुरुआत उस टाइम पे हुई। अब कास्ट उसमें कैसे आ गई, अब तक वर्ण था, वर्ण का भी डिवीज़न हुआ, इसके बाद कास्ट कैसे आई, क्योंकि अब जब ब्राह्मणों ने इन चीज़ों को डिवाइड किया कि भाई 4 कास्ट हैं और इसके बेस पे पूरी सोसाइटी चलेगी, लेकिन इतना बड़ा इंडिया था, वो वेस्टर्न हमारा अफ़गानिस्तान से लेकर वेस्टर्न साइड से लेकर सदर्न पार्ट तक जहाँ तमिल साहित्य लिखा है वहाँ तक इतने तरह के लोग थे, इतना रीजनल वेरिएशन था। तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप थे जो इसमें कहीं पे फिक्स हो ही नहीं रहे थे, जो ट्रेड कर रहे हैं, जो अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग प्रोफेशन अपना रहे हैं, उनको आप किस में डालोगे, किस ग्रुप में डालोगे। जैसे जो जंगल में रहते हैं आदिवासी, उसको किस ग्रुप में, किस वर्ण में डालोगे। जो अपने काम के हिसाब से करता है, जैसे स्वर्णकार है जो गोल्ड का काम करता है, जो रथ चलाता है, जो बाकी ट्रेड के काम, जो बांस के ये सामान बनाता है, ये सब चीज़ें बनाता है, तो उसको किस ग्रुप में डालोगे, किस वर्ण में डालोगे। तो वहाँ पे प्रोफेशन के बेस पे जो है कास्ट बना दी गई, उनको कास्ट का नाम दिया गया। किसके बेस पे, प्रोफेशन के बेस पे। ऐसे बनी थी कास्ट, याद रखना आप। डिफरेंस कहाँ आया, श्याम वर्ण, श्वेत वर्ण, उसके बाद 4 जो वर्ण बने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके बाद जो है कास्ट आई। और कास्ट किस लिए हुई, कास्ट का डिवीज़न इसी वजह से हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है इतने ज़्यादा वेरिएशन थे इंडिया में, रीजनल वेरिएशन इतने ज़्यादा थे कि आप इन चारों में उनको फिक्स कर ही नहीं सकते थे। तो इसीलिए अब उनके काम के बेस पे उनको, जैसे गिल्ड और श्रेणी बनी थी ना, पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि जो जिस सेम प्रोफेशन वाले थे वो अपनी गिल्ड और श्रेणी बना के काम करते थे। तो ऐसे ही यहाँ गिल्ड और श्रेणी को कास्ट का नाम दे दिया गया कि ये इस कास्ट से है। स्वर्णकार जो है वो सुनार उस कास्ट का कहलाएगा। रथ चलाने वाले को, चैरिट्स जो रथ बनाता है चलाता है, उसके लिए अलग नाम, सबके लिए अलग अलग प्रोफेशन के अकॉर्डिंग नाम हो गए, वही उसकी जाति बन गई। ये छोटे छोटे वर्ड हैं बच्चों, इनको ध्यान रखना है, ये बार बार आते हैं तो आप कंफ्यूज होंगे। वर्ण का है, फिर वर्ण से चारों वर्ण में डिवीज़न होना, फिर उसके बाद कास्ट में डिवीज़न होना, और जो डिवीज़न है वो बाय बर्थ होना, फिर उसके बाद बर्थ से प्रोफेशन को जोड़ देना, और प्रोफेशन में भी जब डिवीज़न आया तो उसको कास्ट में बदल देना। तो ये सब चीज़ें जो हैं कैसे टाइम के हिसाब से चेंज हुई, आपको इस चीज़ को समझना है। और यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट मैं, ये तो बच्चों आप आराम से सब चीज़ें समझ सकते हो कि शादी कैसी होती थी, परिवार में कौन डोमिनेट करता था, ये सब चीज़ें अब धीरे धीरे मैं बताऊंगी तो समझ जाएंगे। लेकिन जो मैं बताना चाह रही हूँ कि आपको ये चैप्टर की बेस अगर दिमाग में क्लियर हो गया कि कैसे आर्यंस आए, पूरे एरिया पे कंट्रोल किया, उन्होंने अपने आप को जो है श्वेत वर्ण का बोला, दूसरे जो यहाँ ओरिजिनल थे यहाँ के उनको, रहवासी जो थे उनको श्याम वर्ण का बोला। उसके बाद समाज को एस्टेब्लिश कर लिया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरह वर्ण सिस्टम डाला। और जब वर्ण में भी वो इतने रीजनल वेरिएशन थे जहाँ जगह जगह लोग जगह जगह काम अलग अलग काम को करते थे, तो उनको इन चारों वर्णों में कहीं भी नहीं फिक्स किया जा सकता था। तो उनको एक कास्ट के बेस पे, उनके काम के बेस पे नाम रखा गया, उसी से वो कास्ट बन गई। इस तरह से कास्ट का डिवीज़न हुआ। इसके साथ साथ जो कास्ट के डिवीज़न के साथ ये बताया गया कि अब काम को छोटा और बड़ा कर दिया गया कि जो कुछ काम ऐसे हैं जो उनको करते हैं, जैसे स्वर्णकार है उसके कास्ट को ऊपर की कास्ट माना गया। कुछ काम ऐसे हैं जो इसमें आगे हम देखेंगे, बड़ा मतलब ये बताया गया कि ऐसे एग्जाम्पल दिए गए हैं कि बौद्धिस्ट टेक्स्ट बताते हैं कि ऐसा लोगों के बारे में समझते थे। जैसा मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, इसमें बुक में भी है। आप 2 यात्री इसमें दिए गए हैं हमारे 4th सेंचुरी और 7th सेंचुरी तक आते आते जो 2 चाइनीज़ यात्री आए, फाहियान और ह्वेनसांग। फाहियान ने जब यहाँ यात्रा की तो उसने बताया कि यहाँ पे कुछ लोग जिनको अनटचेबल बोला गया,
उनके बारे में कहा जाता है कि वो रात को कहीं शहर में नहीं जा सकते थे। पहला तो वो शहर या गांव से दूर अलग रहते थे और वो शहर में कहीं नहीं जा सकते थे रात को। दिन में भी जाते थे तो वो ताली बजाते हुए या कुछ ऐसे आवाज़ करते हुए उनको जाना होता था, ताकि सबको पता चल जाए कि वो आ रहे हैं, तो कोई उनको देखे नहीं, कोई उनको छुए नहीं, सब अपने घरों में चले जाएं। तो अनटचेबल्स उनको माना गया था। इतना ज़्यादा ये सोसाइटी में जो है बुरे हाल, इसको बुरा हाल ही कहेंगे, कि लोगों के बारे में इतना ज़्यादा ऐसे अपर कास्ट और लोअर कास्ट समझना शुरू हो गया था। फिर उसके बाद जो वेनसांग आया, उसने भी बताया कि अनटचेबल्स के बारे में। उसने बताया कि जो लोग जो मर जाते थे उनका जो संस्कार, दाह संस्कार किया जा रहा है, उन्हीं की जगह पे वो लोग रहते थे। वैसे ही उनके पुराने हुए उतरे हुए कपड़े और लोहे की ज्वेलरी, लोहे की वो पहनते थे, और जो पुराने बर्तन है वो उनको दिए जाते थे, वही उसी में वो खाते थे। तो उनकी लाइफ को कैसे बना दिया गया था, ये चीज़ें आपको समझनी है। फिर उसके बाद बाकी सब समझना आसान हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया, वर्ण बताया, उसके बाद वर्ण के डिवीज़न बताए, बाय बर्थ बताया, फिर उसके बाद प्रोफेशन बताए, फिर उसके बाद कास्ट कैसे बनी वो बताए। स्टार्टिंग में मैंने बताया कि महाभारत जो है उसको मेन सोर्स के रूप में लिया गया, और महाभारत को पढ़ के कैसे पढ़ा गया, 47 ईयर्स लगे, हर लैंग्वेज से उसमें जानकारी ली गई, कंपेयर किया गया, और उसके बेस पे जो है हमारी सोसाइटी के बारे में जो मैं ये बता रही हूँ, ये क्रिटिकल एनालिसिस में ही बताया गया है। उसी में ये चीज़ें बताई गई हैं, और उसी में फिर एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे मैरिज का दे रखा है कि महाभारत में जो बताया गया है मैरिज, इसमें एक्सोगेमी और एंडोगेमी। एक्सोगेमी से मतलब क्या है, जो अपनी ही कास्ट। अब यहाँ पे बच्चों बहुत वो समझना है कि जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में भी अपने ही अलग अलग ग्रुप थे, जिसमें जैसे उनके अलग अलग ग्रुप में कैसे नाम लिखे जाते थे, ऋषियों के नाम पे, ऋषि वशिष्ठ के नाम पे, ऋषि जैसे सांडिल्य है अपना कुल हो गया अलग, वशिष्ठ का अपना कुल हो गया अलग, तो वो अलग अलग कुल ऐसे डिसाइड होते थे, और उन कुल में एक दूसरे के कुल में ही शादी होती थी, उसको कहते थे एक्सोगेमी। और दूसरे कुल में जो अपने ही कुल में शादी कर लेता था उसको कहते थे एंडोगेमी। ठीक है, कुल का डिवीज़न जो किया गया। अब यहाँ पे एग्जाम्पल ये बताया गया कि क्या ऐसी चीज़ें जो बताई गई कि अपने ही कुल में शादी करना या बाहर शादी करना, तो जो ब्राह्मण्स ने जो रूल बनाए क्या सभी उसको मानते थे। फिर मैंने बोला ना कि ये चीज़ें जो पढ़ी गई हैं उसको एग्जाम्पल के साथ क्लियर किया गया है। कैसे क्लियर किया गया है कि जो ये रूल्स इन्होंने बनाए वो सब नहीं मानते थे। एग्जाम्पल फिर से यहाँ दिया गया है किस चीज़ का, जो हमारा मैप है वो दिमाग में आप रखो। मैप में क्या है, जो हमारा दक्कन प्लेटू का पार्ट है, सेंट्रल इंडिया का पार्ट है, वहाँ पे सातवाहनास रूल करते थे। ठीक है, सातवाहनास जो हैं उनके कई एग्जाम्पल उसमें दे रखा है। जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी, वहाँ पे गौतम ऋषि गौतम से आता है नाम, उसी में पढ़ा, उसकी मदर का नाम था। तो यहाँ मैरिज, मदर के नाम, और वो 3-4 चीज़ें मैं इसी में बताऊँगी, सातवाहना से ही एक्सप्लेन हो जाएगा। साथ में एक तो अपने ही कुल में शादी करना, दूसरा पैटर्नली सोसाइटी को मानना, मतलब फादर के नाम पे ही परिवार चलेगा, फादर का सरनेम ही चलेगा, दादा के ना बाद उसके बच्चे का, फिर उसके बच्चे का, इस तरह से फादर के नाम पे ही सब प्रॉपर्टी, सब कुछ फादर के नाम पे होगी। और पितृसत्तात्मक परिवार जो है वही चलता था, उन्हीं के नाम पे आगे परिवार बढ़ता था। और दूसरा अपने ही जो है उसमें वर्ण में शादी की जाती थी, और एक जो है शादी उसको ही एक्सेप्टेड, जिसको ज़्यादातर ब्राह्मण में ब्रह्म विवाह बोला जाता था, जिसको सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिलती थी। अब यहाँ पे सातवाहना के एग्जाम्पल से हम देखेंगे कि जो ब्राह्मण्स ने रूल बनाए क्या वो सभी एक्सेप्टेड थे, और जो रूल करता था उसको क्षत्रिय बोला गया, तो क्या वो एक्सेप्टेड थे। सातवाहना के बारे में यहाँ सारी चीज़ें एक ही में क्लियर हो जाएगी बच्चों, इतने सारे आपको एग्जाम्पल लेने ही पड़ेंगे। सातवाहना के बारे में बताया जाता है कि वो खुद ही ब्राह्मण थे और वो रूल कर रहे थे। अब ब्राह्मण कैसे रूल कर सकते हैं, जब ब्राह्मण ने ये लिखा है ये टेक्स्ट कि ब्राह्मण का काम वेदों को पढ़ना और पढ़ाना है, रूल करना क्षत्रिय का काम है, वो यहाँ पर रूल कर रहे हैं। एक नॉर्म्स यहाँ पे टूटा, मतलब ये है कि एक जैसे नहीं थे, जो बनाए गए थे रूल्स वो सब जगह एक्सेप्टेड नहीं थे। खुद ब्राह्मण जो हैं सातवाहना खुद कहते हैं कि क्षत्रियों को नाश करने के लिए हम पैदा हुए हैं। भाई तुम्हारे जो टेक्स्ट हैं, मतलब ब्राह्मण्स ने जो टेक्स्ट लिखे उसमें तुम्हारा काम तो वेदों को पढ़ना और पढ़ाना है, क्षत्रियों को नष्ट करना नहीं है।
तो पहला नियम उन्होंने ही यहाँ पे ख़त्म किया। बात ख़त्म करने की नहीं है, मैं एग्जाम्पल सातवाना से बता रही हूँ कि आपके सामने उसी टाइम पे ऐसी चीज़ें थी कि जो रूल्स ब्राह्मण्स ने बनाए, जो हमारे टेक्स्ट संस्कृत टेक्स्ट से मिले, वो रूल्स उसी टाइम पे भी सब जगह प्रॉपर पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं होते थे, उनमें वेरिएशंस था। तो सातवाहना जो थे वो खुद जो है क्षत्रिय नहीं थे। दूसरा, सातवाहना जो हैं, बहुत सारे सातवाहना के बुक में नाम दे रखे हैं, अपनी मदर के नाम से ही उनका चलता था, जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो सातवाहना में क्या है, मदर के नाम के साथ बच्चे का नाम चल रहा है। और यहाँ हम क्या पढ़ रहे थे ब्राह्मण में कि पिता के नाम से ही चल रहा है, तो सातवाहना वो कर रहे थे। फिर साथ में जो ब्रह्म विवाह है, एक अपने में ही शादी करना, वो नहीं था। यहाँ पे बताया गया है कि जो सातवाहना है उनमें एक की कई पत्नियाँ, एक राजा की कई पत्नियाँ होती थी, वो भी प्रूफ मिल रहे हैं। अब जो सोसाइटी के रूल्स बनाए जा रहे हैं वो सातवाहना में ही टूटे हुए दिख रहे हैं, या सातवाहना में ही वेरिएशन दिख रहा है। एक जो रूलर हैं, जो एक ग्रुप है, उसी में इतना सारा वेरिएशन दिख रहा है। तो बाकी जो इंडिया में उस समय रूल कर रहे थे, हमने पढ़ा, आप मैप बार बार दिमाग में अपने इमेज बनाएंगे तो कितने सारे अलग अलग रूल थे। इधर गुप्ता थे, गुप्ता पीरियड आया, उससे पहले मौर्य था, उसके बाद इधर इंडो ग्रीक थे, फिर शक थे, कुषाण थे, सातवाहन थे, साथ में नीचे जो है तमिल, उसमें किनशिप जो ग्रुप होते थे अपने, जो सरदार और सरदारी थे, वहाँ पे भी ये चीज़ें वेरिएशन में थी, अलग अलग थी, एक जैसी नहीं थी। शादी का रूल क्या था कि अपने ही उसमें वर्ण में शादी करेंगे, अपने वर्ण में भी अपने कुल में शादी करेंगे। दूसरा, पितृ सत्तात्मक परिवार होते थे, पिता के नाम पे ही चलता था। तीसरा, जो फीमेल हैं, फीमेल के बारे में बताया गया कि उनको प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं होता था, उनको सिर्फ अपना जो धन है, उनका सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता था, स्त्री धन, जो उसको शादी के समय उसको दोनों परिवारों से मिलता था, उस पर उसका अपना पूरा अधिकार होता था। उससे दोनों परिवारों में से उसके पति का भी उस पर कोई अधिकार नहीं होता था। वो अपने स्त्री धन को जैसे चाहे यूज़ कर सकती थी, वो अपने बच्चों को दे या कहीं भी यूज़ करे, इस चीज़ के लिए वो फ्री थी। और महिलाओं के लिए आप देखिए, मैंने कास्ट का बताया, मैंने प्रोफेशन का बताया, मैं राजाओं में वेरिएशन बता रही हूँ। महिलाओं और शूद्रों की बताई, शूद्रों का मैंने बताया कि कैसे कैसे उनकी सिचुएशन हो गई थी, अनटचेबल्स में आ गए थे। महिलाओं के बारे में हमने ये भी पढ़ा कि वेदों को पढ़ने से उनको हटा दिया गया था, कि उनको वेदों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है कि जो पिता की संपत्ति में है, बेटी का अधिकार नहीं है, वहाँ महिलाओं को हटा दिया गया। तो जेंडर वेरिएशन भी दिखा, आप इसको समझो। चैप्टर में कास्ट और ये सब पढ़ रहे हैं तो आपको जेंडर वेरिएशन भी देखना है। महिलाओं को जो है पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं था, महिलाओं को वेदों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, और साथ में जो है महिलाओं के बारे में जो चीज़ें ये बताई गई, इसमें भी एक चेंज दिखा हमें। एग्जाम्पल किसका दे रखा है, प्रभावती गुप्ता, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना। प्रभावती गुप्ता वाकाटका रूलर, वो जो है अपने राज्य पे रूल करती थी, वो खुद लैंड ग्रांट करती थी, उसके पास खुद अपना राज्य का अधिकार था। तो अलग ऐसे एग्जाम्पल भी हैं, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल बहुत रेयर हैं जहाँ फीमेल को वो पावर मिली हुई थी। और ज़्यादातर फीमेल ऐसी जिनको पावर मिली वो रूलिंग क्लास वाली ही थी। नॉर्मल जो क्लास है, जो साधारण लोग हैं, उनमें ये चीज़ प्रूफ नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि उनके इतने रिटर्न रिकॉर्ड भी नहीं हैं। तो महिलाओं की स्थिति कैसी रही, आप ओवरऑल आप क्या कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति वहाँ अच्छी नहीं थी, क्योंकि उनको वेदों को नहीं पढ़ने दिया जा रहा था, उनको जो है अपने पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं था, उनको जो है उनके नाम से कोई परिवार ऐसे नहीं चलते थे। लेकिन कुछ समय मैंने सातवाहना का बताया कि उसमें चेंज हो गया, वेरिएशन आ गया सातवाहना के में। लेकिन और साथ में जो है जब संपत्ति की बात आई तो वहाँ चेंज आया, वेरिएशन, जिसमें जो है वाकाटका जो रूलर थी, उनका प्रभावती गुप्ता, उनको जो है प्रॉपर्टी का अपना पूरे राज्य का अधिकार उन्हीं के पास था। तो जितने जो चीज़ थी उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वेरिएशन था, कुछ ना कुछ चेंज था। और शादी के साथ साथ जो है इसमें डॉटर के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है वर्ड पेरेंट्स के लिए यूज़ किया गया, फादर के लिए, कि आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी बनती है कन्यादान। वर्ड यूज़ हुआ कन्यादान, कि सही समय पे सही वर चुन के आप अपनी पुत्री का विवाह करेंगे, वो बहुत बड़ा शुभ कार्य होगा आपके लिए, ये माना गया। जो ब्राह्मण जो टेक्स्ट मिले उसमें बताया गया कि पिता की ये बहुत बड़ी ड्यूटी है कि वो सही समय पे सही वर चुन के उसका विवाह करे,
ताकि उससे जो पुत्र पैदा हो वो राज्य को चलाए, वो अपने परिवार को चलाए, क्योंकि पितृसत्तात्मक परिवार था, इसलिए पुत्रों की ही मांग रहती थी, इसलिए चाहते थे कि उनके यहाँ पुत्र पैदा हो, क्योंकि जिसके यहाँ पुत्र नहीं होगा तो उसका राज्य, उसकी प्रॉपर्टी या उसके परिवार में जो कुछ है वो रिसोर्स किसी और को मिल जाएगा, बेटियों को नहीं मिलता था। अगर वहाँ पे किसी के परिवार में कोई पुत्र नहीं होता था तो उसकी प्रॉपर्टी सब जो है उसके भाई को दे दी जाती थी, उसके कजन्स में बांट दी जाती थी, बेटी को उस पर कोई अधिकार नहीं था। इसीलिए फादर को एक ड्यूटी दी गई थी, कन्यादान, जिसमें वो माना जाता था गिफ्ट ऑफ द डॉटर इन द मैरिज, और शादी में उसको एक गिफ्ट की तरह दिया जाता था और बोला जाता था कि ये बहुत बड़ा महादान है, जिससे आज के टाइम पे भी आप सुनते हो कि कहते हैं कि गंगा नहाए दान कर दिया। लेकिन उसमें पुत्र की इच्छा जो है वो ऋग्वेद में जो शादी के टाइम पे बोला जाता है, उसमें श्लोक भी दिया गया है बुक में एक जगह कि वो ऐसी मतलब पुत्री वहाँ जाए और उस परिवार को आगे बढ़ाए, उस परिवार के वंश को आगे बढ़ाए, वो बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती थी। तो मैं इसका मतलब क्या है कि बच्चों में भी डिफरेंस था जेंडर के बेस पे। लड़कों के लिए ज़्यादा वैल्यू मानी जाती थी क्योंकि वो परिवार को चलाते हैं, आगे पीढ़ी उन्हीं से चलेगी, और महिलाओं के लिए जिम्मेदारी उनके परिवार तक ही सीमित थी। तो जेंडर का भी डिफरेंस था। आप शूद्र के बारे में पढ़ते हैं, अनटचेबल्स के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ फीमेल्स के बारे में भी याद रखना। अब शादी में भी जो है फीमेल का क्या रोल दिखाया गया कि शादी भी कई तरह की इसमें बताई गई, लेकिन कुछ विवाह जो हैं वो बोला गया कि वो एक्सेप्टेड थे और कुछ जो हैं वो एक्सेप्टेड नहीं थे। कौन से एक्सेप्टेड थे सोसाइटी में? वो विवाह एक्सेप्टेड थे जो ब्राह्मण्स ने सही बताए थे। ब्राह्मण्स ने कौन से विवाह सही बताए थे उसमें हम देखते हैं आगे। 4 कास्ट देखिए बेटा, जो मैंने बताया था 4 वर्णास, ब्राह्मणास, प्रीस्ट एंड टीचर्स, क्षत्रिय वॉरियर्स, रूलर्स, वैश्य, ट्रेडर्स एंड फार्मर्स, शूद्र, servants and laborers, features occupation based on the social division mentioned in religion texts like Manusmriti, untouchability. Some groups were considered outside the Varna system. They face social discrimination. अब वर्ण सिस्टम से जो अलग थे, मैंने बताया कि वो सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जो चीज़ें जिसमें एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा सा महाभारत से दूंगी इन घटनाओं के, क्योंकि बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल महाभारत से ही दिए गए हैं, बहुत अच्छी तरह दिए गए हैं। उसमें जैसे विवाह का दिया गया है कि जो विवाह एक्सेप्टेड थे, तो ये बताया गया कि एक विवाह जो है वो एक्सेप्टेड था। पिता के जो है जो लड़की जिसकी शादी होगी, जिस परिवार में जाएगी, उसका वही सरनेम बदल जाएगा, उसके नाम पे ही वो उस परिवार का हिस्सा हो जाएगी, वो सब चलता था। लेकिन आप महाभारत में देखिए, और साथ में महाभारत में वो भी बताया गया कि एक शादी का है, लेकिन यहाँ वेरिएशन है। महाभारत के साथ साथ आप संस्कृत के और टेक्स्ट देखिए। रामायण में राजा दशरथ की 3 रानियाँ थी। महाभारत में देखते हैं द्रौपदी, जो कि वहाँ पे मेन कैरेक्टर थे, उसी में द्रौपदी के जो हैं 5 पति थे। मतलब वहाँ पे ऐसा भी सिस्टम था कि एक ही पत्नी के कई पति हों, और ऐसा भी सिस्टम एक्सेप्टेड था समाज में कि एक ही राजा की कई पत्नियाँ हों। ये क्या है? वेरिएशन, शादी का वेरिएशन। अब ब्राह्मण टेक्स्ट में संस्कृत में क्या लिखा था? एक शादी, और वो किस में? अपने ही वर्ण में, अपनी ही कास्ट में। लेकिन यहाँ पे अलग हैं। महाभारत में ही है, रामायण में भी है। आप सोचिए, जो महाभारत रामायण जो मेन एपिक्स हैं, मेन जो कथाएं जिसमें बताई गई हैं, उनमें ये चीज़ें हैं, मेन जो कैरेक्टर हैं उनमें ये चीज़ें बताई गई हैं। आप उस पर ध्यान दीजिएगा क्यों बताए गए हैं। जब आप महाभारत को पढ़ेंगे, जब आप ये देखेंगे कि उसमें जो है द्रौपदी के ही जो 5 पति हैं, तो इसका मतलब वहाँ उस समय पे ये चीज़ें एक्सेप्टेड थी सोसाइटी में। जो ब्राह्मण्स ने जो रूल बनाए, क्योंकि ब्राह्मण्स के रूल भी उस हज़ारों साल के प्रोसेस में ही हैं, इसका मतलब इससे पहले जो है वो ये चीज़ें चल रही थी और धीरे धीरे वो ख़त्म होती गई और एक ही विवाह को जो है एक्सेप्टेड किया गया। इसके अलावा जो है जिसमें गंधर्व विवाह, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। गंधर्व विवाह कौन सा होता है? जिसको आज के टाइम में जैसे बोलते हैं लव मैरिज, उसको नहीं एक्सेप्ट किया जाता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि होती नहीं थी। ऐसे ही जो है हमारे यहाँ जो रूल करते थे, जैसे इंडो ग्रीक हैं, उसके साथ साथ जो हैं शक राजा हैं, फिर सातवाहना हैं, इनमें आपस में भी इन्होंने विवाह किए।
तो अलग कास्ट में भी और अलग वर्ण में भी शादियाँ होती थी। तो आप इसमें एग्जाम्पल साथ साथ देखते जाइएगा। महिलाओं के रोल के लिए एक एग्जाम्पल दे रखा है बुक्स में, बॉक्स में जो अलग से जो एग्जाम्पल है ना, वो पूरी कहानी की तरह बच्चों आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो उसमें बड़ी कहानी की तरह एक चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। जैसे मैंने बताया कि विवाह के नाम पे आप एग्जाम्पल लेंगे, वहीं से हो गया, रामायण से हो गया, महाभारत से हो गया। पिता के नाम पे जो चला, आप वंशावली उसमें देखिए, कौरवों की है, पांडवों की है, किसके नाम पे है, पिता के नाम पे है, ठीक है। इसके बाद जो है एग्जाम्पल उसमें दिया गया है कि जैसे महिलाओं की स्थिति थी, इसमें जब कौरवों और पांडवों के बीच में कहानी आपको पता ही होगी, कौरवों और पांडवों की क्या थी कि थोड़ी सी मैं फिर से बताती हूँ। इसमें जो कहानी है उसमें मेन क्या समझाया गया था कि कौरव और पांडव और जो धृतराष्ट्र हैं, दो भाई थे, जिसमें धृतराष्ट्र बड़े थे और वो ब्लाइंड थे, जन्म से ही अंधे थे। तो रूल तो ये था कि राजा का जो बड़ा बेटा है वो राजा बनेगा, लेकिन क्योंकि वो जन्म से ही अंधे थे तो वो राजा नहीं बन सकते थे, इसलिए पांडव को राजा बनाया गया। अब पांडव जो हैं वो कुछ समय के लिए वन में गए थे और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनकी पत्नी अपने 5 बच्चों के साथ जब राज्य में आई वापस, तो जब तक उनके बच्चे बड़े ना हो तब तक धृतराष्ट्र को उसका एक तरह से समझिए कि रिप्रेजेंटेटिव बना के कि राज्य को वो संभालते रहें। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए तो धृतराष्ट्र के जो बड़ा बेटा था दुर्योधन, उसने कहा कि मुझे राजा बनना चाहिए, मेरा अधिकार बनता है क्योंकि मेरे पिता ज्येष्ठ हैं, लेकिन मेरे पिता इसलिए नहीं बने क्योंकि वो जन्म से अंधे थे, मैं तो नहीं हूँ, तो मुझे अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन पांडवों के बारे में ये माना गया क्योंकि पांडव राजा थे, पांडु जो हैं वो राजा थे, तो उनका बेटा राजा बनेगा। और दूसरी चीज़, जनता भी उनको एक्सेप्ट कर रही थी कि हाँ यही राजा बनने चाहिए, और इसीलिए उनके बीच में युद्ध हुआ सत्ता के लिए जो युद्ध हुआ, उसमें लास्ट में भी जब कहानी ख़त्म होती है तो क्या दिखाया गया है, जीत किसकी होती है, वही पितृसत्तात्मक परिवार की, वही पितृसत्तात्मक जो सिस्टम है उसको इस्टेब्लिश किया गया, वही सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, मतलब सेम प्रोफेशन, क्षत्रिय ही क्षत्रिय रूल करेगा, एक क्षत्रिय परिवार से था वही आगे रूल करेगा। तो कहानी जो है, ये जो एग्जाम्पल उसमें दिए गए हैं, ये सभी चीज़ें जो हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं, सोशल सिस्टम, चाहे मैरिज का हो, चाहे पितृसत्तात्मक परिवार का हो, चाहे फीमेल्स की कंडीशन का हो, चाहे शूद्रों की हालत जो बता रखी है उसमें कि शूद्रों की कंडीशन धीरे धीरे अनटचेबल्स तक आ गई थी। तो मैं वहाँ एक एग्जांपल आपको देती हूँ, जब कास्ट बदली, कास्ट अलग अलग रखी गई क्योंकि बहुत सारे प्रोफेशन थे, तो उसमें एक एग्जांपल दे रखा है किसके बारे में, एकलव्य के बारे में, कि एक बार जो हैं गुरु द्रोण पांडवों और कौरवों को शिक्षा दे रहे थे, और एकलव्य जो कि निषाद जो जंगलों में रहते थे वो आया और उसने कहा कि गुरुजी मुझे भी ये तीरंदाजी सीखनी है। तो गुरु द्रोण ने कहा कि मैं तो सिर्फ क्षत्रियों को शिक्षा देता हूँ, आप उसके अधिकारी नहीं हैं। तो वो चला गया, उसने जंगल में जो है गुरु द्रोण की मूर्ति बनाई और उसको देख के वो तीरंदाजी सीखने लगा। कुछ साल बाद जो है कहानी उसमें बताई गई है, महाभारत के जो चीज़ें हैं वो एक्सप्लेन कर रही हैं सोसाइटी का सिस्टम। तो वहाँ वो कुछ साल बाद उन्हीं जंगलों से जो है द्रोण अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, तो उनके साथ उनका एक कुत्ता था। जब बहुत देर तक वो आगे जाके कुत्ता भौंक रहा था तो एकलव्य ने ऐसे तीर चलाए जिससे कुत्ते के मुंह पे कुछ घायल नहीं हुआ, तीर ऐसे लगे कि वो घायल नहीं था, लेकिन उसने भौंकना बंद कर दिया। और जब वो वापस गुरु द्रोण के पास गया तो वो देख के हैरान हो गए कि इतना अच्छा तीरंदाज कौन है। फिर वो वहाँ गए एकलव्य के पास और उन्होंने कहा कि तुमने इतना अच्छा कहाँ से सीखा। तो उसने कहा कि मेरे तो गुरु आप ही हैं, मैं कई साल पहले आपके पास गया था तो आपने मुझे मना कर दिया था, तो मैंने आके आपकी मूर्ति बनाई और उसी को देख के मैंने सीखा। अब यहाँ पे देखिए कहानी क्या है, क्षत्रिय वर्ण का और क्षत्रिय जो जन्म के आधार पे कार्य का है, उसमें जो एग्जाम्पल दिया गया है वो बहुत अच्छा है। फिर उसमें क्या करते हैं, जो गुरु द्रोण हैं उसमें बताया है कि गुरु द्रोण, महाभारत में जो लिखा है, गुरु द्रोण बताते हैं कि उन्होंने एक बार कहा था कि वो अर्जुन को बोला था कि तुम दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर बनोगे, मेरे प्रिय शिष्य तुम ही सबसे बड़े धनुर्धर बनोगे, तुमसे आगे कोई नहीं होगा। तो इसीलिए उन्होंने जो है एकलव्य से कहा कि अगर तुम मुझे अपना गुरु मानते हो, तुमने ये सीखा है, तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। गुरु दक्षिणा में उसने कहा कि गुरुजी आपको क्या चाहिए, तो बोले तुम अपने सीधे हाथ का अंगूठा दे दो।
अब सीधे हाथ का वो अंगूठा दे देगा तो उसके बाद वो इतना अच्छा तीरंदाज नहीं रहेगा, लेकिन क्योंकि गुरु दक्षिणा मांगी गई थी तो एकलव्य ने वो दे दिया। अब यहाँ पे तो महाभारत में कहानी है, लेकिन जो हमारा क्रिटिकल एनालिसिस किया ना, उसमें हिस्टोरियंस ने उन्होंने ये कहा कि वो शायद इसलिए किया गया था क्योंकि जो ब्राह्मण टेक्स्ट हैं वो बता रहे थे कि बाय बर्थ आपको जो काम का अधिकार दिया गया है आप वही करेंगे, क्योंकि आप क्षत्रिय नहीं हैं तो योद्धा बनने का काम आप नहीं कर सकते, ये आपका काम नहीं है। क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है तो अर्जुन ही ये चीज़ कर सकता है। तो हर कास्ट के लिए जो सिस्टम है वो ऐसे बांध दिए गए थे। वो इसमें कहानियाँ जो जगह जगह एग्जाम्पल दिए गए, आप उसको बहुत ध्यान से पढ़ना, वही सब चीज़ें क्लियर कर देंगे। एक और एग्जाम्पल है जिसमें महिलाओं की स्थिति का है कि जब युद्ध के ये हो जाता है कि हाँ युद्ध होगा ही और इसके बगैर कुछ नहीं सोल्यूशन हो सकता, बातचीत से कोई समाधान नहीं हो सकता, तो दुर्योधन की माता गांधारी वो दुर्योधन को बुलाती है और समझाती है कि बेटा युद्ध से कुछ नहीं हासिल होता, वो भी तुम्हारे भाई बंधु हैं, मिलजुल के प्यार प्रेम से रहोगे तो सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं, राज्य भी बना रहेगा, सब सुरक्षित रहेंगे, युद्ध होगा तो सब बर्बाद हो जाएगा, इतने लोग मारे जाएंगे, लेकिन ऐसी सत्ता का तुम क्या करोगे। अब यहाँ पे देखिए कि महिलाओं की स्थिति इतनी भी नहीं है कि वो बेटा अपनी माँ की बात माने, वो नहीं मानता है। तो ये स्थिति वो सिर्फ कहने को रानी है, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी जा रही है, उसकी बात नहीं मानी जा रही है। इतना ये एग्जाम्पल जो बॉक्स में अलग अलग दिए गए वो एक एक चीज़ को क्लियर कर रहे हैं। आपको इतना कुछ याद करना अलग से कि इतनी शादी होती थी, ये कास्ट सिस्टम था, ये वर्ण सिस्टम था, ऐसे क्षत्रियों को काम दिया जाता था, ऐसे ब्राह्मण्स को काम दिया जाता था। आप ये कहानी पढ़िए, पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा। क्रिटिकल एनालिसिस करने में जिन्होंने 47 ईयर्स लगाए, उन्होंने कितनी अच्छी तरह एक एक चीज़ को बताया, कंपेयर किया। जब उन्होंने अलग अलग टेक्स्ट थे तो उन्होंने सातवाहना का ही एग्जाम्पल देके कितना कुछ क्लियर कर दिया कि कास्ट की बताते हैं कि क्षत्रिय ही रूल करते हैं, तो शुरुआत नंद डायनेस्टी से ही करें तो नंद के बाद नंद जो थे उनके बारे में बताया जाता है कि वो बार्बर थे। उसके बाद मौर्य डायनेस्टी है तो उसमें बताया जाता है कि मौर्य, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मौर्यंस को जो है क्षत्रिय बताया गया है, लेकिन जो संस्कृत टेक्स्ट हैं, जो ब्राह्मण से के टेक्स्ट हैं, उसमें उनको लोअर कास्ट का बताया गया है। तो बहुत सारे राजा ऐसे थे जो क्षत्रिय ग्रुप से नहीं थे, अलग अलग वर्णों से थे, लेकिन वो रूल करते थे। जैसे गुप्ता है, जो गुप्ता एम्पायर आया पूरा, गुप्ता जो है वैश्य वर्ण से थे, लेकिन वो रूल कर रहे थे और कितना बड़ा एम्पायर रहा उनका, गोल्डन पीरियड रहा वो। तो यहाँ पे जो वेरिएशन है उसको आप साथ साथ याद करते जाएंगे, कुछ मिक्सअप नहीं होगा। बस मैं आपको बता रही हूँ, आप शुरुआत से महाभारत का थोड़ा क्रिटिकल एनालिसिस का बताइएगा कैसे किया गया, कि कहाँ कहाँ से सारे प्रूफ संस्कृत से, पाली से, प्राकृत से लिए गए। वर्ण सिस्टम बना, उसके बाद कास्ट सिस्टम बना। अब वर्ण सिस्टम कास्ट सिस्टम जो है उसका कितना वेरिएशन था, सातवाहना का एग्जाम्पल दे के बता सकते हैं, जो मौर्यंस हैं उनका एग्जाम्पल दे के बता सकते हैं। फिर उसके बाद जो जैसे शादी का है कि विवाह कितने तरह के होते थे, कितने तरह के विवाहों को मान्यता थी, तो महाभारत की कहानी से बता सकते हैं, रामायण की कहानी से बता सकते हैं कि एक राजा की कई पत्नियां होती थी और एक जो महिला है उसके भी कई पति हो सकते थे, जो कि द्रौपदी का एग्जाम्पल दिया गया है। साथ में जो है महिलाओं की स्थिति का बता रखा है कि उनको वेदों के जानने का अधिकार नहीं था। मैं ये चीज़ें बार बार रिपीट कर रही हूँ बच्चों, क्योंकि ये मिक्सअप आप कर देते हो, मिक्स नहीं होना है, क्लियर करते चलना है कि क्या क्या चीज़ें थी। वर्ण, कास्ट, उसके बाद प्रोफेशन, उसके बाद फीमेल की कंडीशन, अनटचेबिलिटी, ये सब चीज़ें आप याद करते जाना। हर एक की बॉक्स में एक्सप्लेनेशन है कि महाभारत में जो अब एकलव्य की मैंने बताई, तो एकलव्य में क्या प्रूफ किया जा रहा है, हिस्टोरियंस क्या बता रहे हैं कि जो डिसाइड किया था ब्राह्मण टेक्स्ट में कि क्षत्रियों का काम ही है योद्धा बनना, तो निषाद ये काम नहीं कर सकते, इसीलिए एकलव्य से उसका अंगूठा ले लिया गया। और जो है महाभारत में जैसे जो दुर्योधन की माता है उनको समझाती है, लेकिन वो नहीं मानते हैं, वो एग्ज़ाम्पल है। फिर साथ में जो आगे कहानी है उसमें महाभारत के और कई एग्ज़ाम्पल हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें बताते जाएंगे। शादी का और मैंने प्रोफेशन का बताया, आगे हम और चीज़ डिस्कस करेंगे। तो बेटा आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम्पल जैसे ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, आप इसमें राजाओं के भी नाम लेंगे तो प्रोफेशन का निकल आएगा कि कौन। जैसे शूद्रा का है कि ब्राह्मण वो उसमें पैदा हुए जो हैं वेद पढ़ेंगे और रूल करेंगे, तो यहाँ पे जो हैं ब्राह्मण रूल कैसे कर रहे थे,
वो तो सिर्फ वेदों को पढ़ने के लिए थे। क्षत्रिय जो हैं यहाँ पे वैश्य गुप्ता ये रूल कर रहे थे, लेकिन ये ट्रेडर्स और फार्मर्स ही बन सकते थे। शूद्र जहाँ पे ब्राह्मण टेक्स्ट में उसको मौर्यंस को शूद्रा बताया गया, लेकिन वो यहाँ पे सर्वेंट्स लेबर की बजाय क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे। तो जो वेरिएशन है वो आपको ध्यान रखना है। ये मनुस्मृति में हमारे संस्कृत के बहुत सारे टेक्स्ट हैं, जो मैंने टाइमलाइन इसीलिए दिखाई आपको कि टाइमलाइन में जो डेट हैं वो आप याद रखना, वही इम्पॉर्टेंट है। उसी से आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें थी। वर्ण सिस्टम हो गया, शादी का बता दिया, मैरिज कैसे होती थी, और साथ में फीमेल की कंडीशन मैंने बताई कि कैसी थी, उनको कितना अधिकार था पितृसत्तात्मक परिवार में। और इसके साथ साथ आगे क्या चीज़ है, किनशिप मतलब रिश्तेदारी होता है। किनशिप मतलब क्या, रिश्तेदारी, परिवार, फैमिली किसे कहेंगे। फैमिली जो है शुरुआत किससे की गई कि आपके मम्मी पापा, आपके दादा दादी एक ही परिवार का हिस्सा होंगे, उसके अलावा आपके चाचा चाची सब जो हैं आपके परिवार का हिस्सा होंगे, वो फैमिली है। लेकिन इसके साथ जो आपके बाकी जो आपके परिवार से जुड़े हुए हैं वो आपके रिश्तेदार कहलाएंगे, जो आज भी है। तो ये सब चीज़ें आपको इतना ज़्यादा समझना नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने आपको शुरुआत में जो बात बताई कि उसको नेगेटिव नहीं लेना है, उसको एनालाइज करना है। जैसे महाभारत को उन्होंने क्रिटिकली एनालाइज किया, तो इस चैप्टर को भी हमें खुद भी एनालाइज करना है, हमें खुद भी उसको समझना है, हमें खुद भी उसमें एग्जाम्पल जो दिए गए हैं उसको जान के सोचने की मजबूर करती है बुक, सोचने पे मजबूर करती है बुक, जानने पे मजबूर करती है कि आप सोचें कि हाँ हम कितना बदलाव कर सकते थे। ये ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि 47 में जो हो गया क्रिटिकल एनालिसिस 47 ईयर्स में, उसके बाद दोबारा नहीं होगा। आप फ्यूचर में उसमें काम करिएगा, आप खुद एनालाइज करिएगा और प्रूफ निकालिएगा और जानकारी लीजिएगा, क्योंकि हिस्ट्री जो है वो इतनी तक सीमित नहीं है। हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही पढ़ रहे हैं कि जैसे जैसे इंस्क्रिप्शंस, जैसे जैसे प्रूफ मिलते जा रहे हैं, वैसे वैसे कहानी में और नए चेंजेस आ रहे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टेक्स्ट जो हैं, जो पढ़े नहीं जा सके, जब वो पढ़े जाएंगे, धीरे धीरे उस पर वर्क होगा, अगर जानकारी मिलेगी तो हम और बहुत कुछ उसके बारे में जान पाएंगे। तो इतिहास आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगा। हिस्ट्री आपके लिए ऐसी नहीं रहेगी कि आपको रटना पड़े, आपको ये याद करना पड़े कौन सी डेट क्या थी। इतिहास के बारे में जो ये बोला जाता है कि इतिहास तो सिर्फ रटने की चीज़ है, इसको तो रटा ही जा सकता है और ये तो बहुत बोरियत वाली चीज़ होती है, इसको हम कैसे करेंगे। आप समझेंगे तो सब हो जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं होगा। कास्ट सिस्टम हमने पढ़ा, वर्ण सिस्टम हमने पढ़ा, मैरिज का पढ़ा, टाइमलाइन हमारा हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्या हमारा रह गया है, महाभारत का ये जो टेक्स्ट का है मैंने बताया है आपको, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। देखिए ए विंडो सोशल, ये 1000 साल का है, मैंने ये बताया ही था आपको। 500 BC से 500 CE तक का ये जो टाइम है, इसमें लगभग 1000 साल के टाइम में ये लिखी गई। अब इसमें थोड़ा सा बताया गया कि जैसे महाभारत लिखी किसने, तो बोलते हैं कि ऋषि वेदव्यास ने। अब इस 1000 साल की पीरियड में तो वो रहे नहीं होंगे, तो कोई ना कोई और ऋषि रहे होंगे। तो इसमें फिर एक्सप्लेन किया गया है, हिस्टोरियंस बताते हैं कि ऋषि वेद व्यास के बारे में बोला जाता है कि शायद वेद मतलब वेदों के ज्ञाता, व्यास एक टाइटल दिया गया, मतलब जो वेदों के ज्ञाता जो ऋषि थे, जो ब्राह्मण थे, उन्होंने ही हज़ारों साल के टाइम लगा के इसको लिखा है, क्योंकि एक ही इंसान उस चीज़ को नहीं लिख सकता है। ये टाइटल उनको दिया गया था जिन्होंने महाभारत लिखी। और क्योंकि ये 1000 साल की है तो आप उसमें कहानी में चेंजेस देखेंगे। शुरुआत में जो कहानी है जो कौरवों और पांडवों के परिवार की है, वहाँ पे लॉर्ड कृष्णा का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन 200 BC से फिर 200 CE तक आते आते आप उसमें देखेंगे कि उसमें भगवान कृष्ण का जिक्र है। तो ऐसे ही जो है महाभारत में तब तक वहाँ तक कृष्ण का जिक्र आ चुका है, भगवत गीता का जिक्र आ चुका है। और साथ में ये बताया जाता है कि ये जो लिखी गई, इसमें जो है गणेश जी ने इसको लिखा था, ऋषि वेदव्यास ने उनको सुनाई और उन्होंने इसको लिखा। तो ये वेरिएशन कैसे आया, पहले भगवान कृष्ण को नहीं पूजा जाता था, इंद्रदेव को पूजा जाता था। अब कृष्ण को पूजा जाने लगा तो कृष्ण के बारे में उसमें बताया गया है। और क्या चीज़ है, देखो ये तो मैंने बताया बेटा, 1919 में शुरू हुआ और हिस्टोरियल प्रोवाइड्स रिलेशन, सोशल हायरार्की, पॉलिटिकल आइडियाज़, एथिकल डिलेमा। फिर ये सब क्या है कि सोशल हायरार्की क्या थी, सोशल सिस्टम कैसा था, रिलेशंस कैसे होते थे, क्या पॉलिटिकल आइडियाज़ थे, एथिकल डिलेमा क्या था, क्योंकि कुछ एथिकल चीज़ें जो है वो मानी जाती थी, कुछ उस टाइम पे नहीं मानी जाती थी।
इसके अलावा है इट शोज़ बोथ द प्रिस्क्राइब नॉर्म्स एंड इंस्टेंसेस वेयर दे वर चैलेंजेस और एडेप्ट। मतलब ये महाभारत जो है अपने आप में ये भी बताती है कि जो नॉर्म्स बनाए गए थे, सोशल नॉर्म्स, कहीं पे वो अडेप्ट किए जा रहे थे, एक्सेप्ट किया जा रहे थे, और कहीं पे वो चैलेंज किए जा रहे थे, उनको कहीं ना कहीं चैलेंज करके वेरिएशन में अपने हिसाब से यूज़ किया जा रहा था। ठीक है, तो ये महाभारत की कहानी हमें बताती है कि जो हज़ारों साल का टाइम में लिखी गई तो उसमें कितना वेरिएशन आया समय के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, सोशल डिफरेंसेस, क्लास। यहाँ पे बच्चों आप समझना, जैसे मैंने बताया कि महाभारत का 1000 साल का टाइम था और उसमें इतना सारा वेरिएशन मिला, और उसमें जो है मैंने आपको बताया अनटचेबल्स की भी कहानी मैंने बताई, जो किस में मिला हमें प्रूफ उसका, हमें मिला है फाहियान और ह्वेनसांग, जो चाइनीज़ यात्री आए, पिलग्रिम्स यहाँ आए इंडिया में और उन्होंने उनके बारे में देखा। अब सोशल डिफरेंसेस क्लास के बेस पे, क्लास हमने अभी तक क्या पढ़ा था, वर्ण सिस्टम पढ़ा, कास्ट पढ़ी। क्लास में डिवीजन कैसे किया गया, क्लास वेल्थ क्रिएट सोशल इनइक्वालिटी, रिच लैंड ओनर्स एंड रूलर्स हैड हायर स्टेटस, फार्मर्स, लेबरर्स एंड सर्वेंट्स फॉर्म्ड लोअर क्लास, slaves existed in the ancient society, they worked in the household and agriculture। अब यहाँ क्लास आ गई। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे, वर्ण पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ रहे थे कास्ट, उसके बाद आ गई क्लास। कि क्लास कहाँ पे डिवीज़न हो रहा था, वेल्थ का डिवीज़न। जिसके पास जितनी ज़्यादा वेल्थ है, जिसके पास जितने ज़्यादा रिसोर्स हैं, उतनी वो अपर क्लास मानी जाएगी। जिसके पास जितने कम रिसोर्स हैं, जिसके पास जितने कम वेल्थ है, अर्निंग के साधन ज़्यादा नहीं है, उसको उतना ही लोअर क्लास में डिवीज़न हो जाएगा। अब अपर क्लास लोअर क्लास का डिवीज़न शुरू हो गया था। यहाँ पे ही फ़र्क आया बच्चों उस चीज़ से जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में एक्सप्लेन किया गया है आगे, कि वहाँ पे एक बॉक्स में इंफॉर्मेशन है, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है सुत्त पिटक, उसमें बताया गया कि जो भगवान बुद्ध हैं वो चर्चा कर रहे थे अपने ही शिष्य के साथ। तो वो बताते हैं कि आप ये बताते हैं कि सोसाइटी में जो है ब्राह्मण्स ने वर्णों को बांटा, तो भगवान बुद्ध कहते हैं हाँ, वर्णों को बांटा गया था समाज में एक अच्छा सिस्टम बनाए रखने के लिए, ताकि मतलब शांति से सब रह सकें। एक जनता का सामूहिक समझौता था जिसमें सब मिलके रह सकें। लेकिन ऐसे अपर लोअर कास्ट नहीं होता है सोसाइटी में, क्योंकि वो एग्जाम्पल दे के बोलते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई शूद्र वर्ण से है, वो उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, वेल्दी है, पावरफुल है, और धीरे धीरे वो इतना मतलब शक्तिशाली हो जाता है कि वो युद्ध करके औरों को हराता है, वो एक राज्य पे रूल कर लेता है, रूल करने लग जाता है। तो क्या आप उसको ब्राह्मण क्या उसके यहाँ यज्ञ करवाने के लिए बुलाएंगे तो क्या वो नहीं जाएंगे? क्या वो वेदों को प्राप्त करने का उसको अधिकार नहीं मिलेगा? जो चीज़ें उसको नहीं मना की गई थी, अब वो सब चीज़ एक्सेप्ट हो जाएंगी। तो उनके शिष्य कहते हैं कि हाँ, वो जब राजा बन जाएगा तो वो तो होगा उसको एक्सेप्टेड। तो वहाँ भगवान बुद्ध यही बताते हैं कि कास्ट का इससे कोई संबंध नहीं है। अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट ये क्लियर कर रहे हैं कि जो वेरिएशन आया था वो क्लासेस जो बटी थी वो वेल्थ के बेस पे बटने लग गई थी। वैदिक पीरियड 1500 BC में स्टार्ट हुआ तो कहाँ था, वर्ण के बेस पे। फिर 1000 BC पे आया तो वर्ण जो है 4 बढ़ गए। फिर 500 BC तक आया तो वर्णों में भी बाय बर्थ और उनके प्रोफेशन डिसाइड हो गए थे। फिर उसके बाद 1000 CE के 100 CE से फिर 600 CE तक आते आते हमारी कहानी किस पे आ गई, वेल्थ पे आ गई। क्लास पे डिवीज़न होने लगा। किस बेस पे, आपके रिसोर्स के बेस पे, जिसके पास जितने ज़्यादा रिसोर्स हैं। अब रिसोर्स किसके पास हैं, किसको रिच माना गया, लैंड ओनर्स जो थे वो रिच थे, वो उनको हायर स्टेटस सोसाइटी में प्राप्त था। फार्मर्स, लेबर्स जो थे या सर्वेंट जो हैं उनको लोअर स्टेटस प्राप्त था। और साथ में स्लेवरी सिस्टम, स्लेव्स के बारे में बताया गया है कि स्लेवरी सिस्टम उस टाइम पे होता था। बुद्धिस्ट व्यू ऑन सोसाइटी, गौतम बुद्धा क्रिटिसाइज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, बुद्धिस्ट एम्फसाइज इक्वालिटी, मॉरल कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट एंड गुड एक्शन ओवर बर्थ, कि बाय बर्थ ही सबके साथ इक्वल व्यवहार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बर्थ से ही किसी को लोअर कास्ट का माना जाए। एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट में वो भी बताया गया है शादी का, जिसमें बताया गया कि अलग कौन सी मानी जाएगी। चांडाल से एक वर्ड यूज़ हुआ था जिनको अनटचेबल बोला गया। तो उसमें बोला गया है कि अगर कोई ब्राह्मण वर्ण से या कोई उच्च वर्ण से कोई महिला किसी शूद्र से या किसी नीचे वर्ण से विवाह करती है तो उसको जो है उससे जो उसका जो बच्चा होगा उसको चांडाल बोला जाता था, यानी लोअर अनटचेबल बोला जाता था, जिनको समाज के बाहर, गांव के बाहर रहने को कहा जाता था।
तो ये क्या है बच्चों, ये एक तरीका था ये प्रेशर डालने का कि आप अपनी कास्ट से किसी अलग कास्ट में शादी नहीं करेंगे, आप अपने ही ग्रुप में रहेंगे। पहली बात शादी का रिस्ट्रिक्शंस हो जाएगा, दूसरी चीज़ आपके प्रोफेशन का रिस्ट्रिक्शंस हो जाएगा, तीसरी चीज़ आपके कास्ट का जो डिवीज़न है वो वैसे का वैसे बना रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं वो बताते हैं कि नहीं, बाय बर्थ सबको इक्वल जो है रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, और जिसको जो प्रोफेशन पसंद है वो अपना प्रोफेशन यूज़ कर सकता है, काम कर सकता है उसमें, और उसको किसी को भी ऊंचा या नीचा इस नज़रिए से ना देखा जाए। ये बच्चों बौद्ध और जैन टेक्स्ट जो हैं ये आपको नेक्स्ट चैप्टर जो है वो इसी का है, उसी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छी तरह बुद्धिस्ट टेक्स्ट और इन सब के बारे में बताया गया है। जो मैंने शादी का बताया, एक्सोगेमी, मैरिज आउटसाइड वंस, ऑन क्लेन और गोत्र आपको पता है, मैंने बताया कि ऋषि के नाम पे ही उनके गोत्र होते थे, और जो ब्राह्मण में एक गोत्र से दूसरे गोत्र में विवाह होती थी उसको एक्सोगेमी कहते हैं। एंडोगेमी, मैरिज विद इन द सेम कास्ट और सोशल ग्रुप। आगे है टाइप्स ऑफ मैरिज, कितने टाइप्स की थी। अरेंज मैरिज वर कॉमन नॉर्मली, जैसे आज के टाइम में भी है। अरेंज मैरिज का धीरे धीरे सोसाइटी चेंज हो रही है तो अपनी चॉइस से भी होता है, लेकिन नॉर्मली यही सिस्टम है। पॉलीगेमी एग्जिस्टेड अमंग किंग्स एंड एलिट क्लास। पॉलीगेमी कहाँ पर थी, किंग्स में और एलिट क्लास में थी, साधारण लोगों में नहीं थी। पोजीशन ऑफ women had limited rights in property and politics. Mothers of kings sometimes influenced administration. Example, Prabhavati Gupta ruled on behalf of her son. Women were expected to follow social duties and family traditions. ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी हैं, तो आपको उसमें एग्जाम्पल को देखते जाना है और उसी से सारी कहानी समझ में आ जाएगी, कुछ अलग नहीं आएगा, आपको परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ पे जो और मैं समझाना चाह रही थी कि जब इसमें जो हमारी महाभारत है उसको ये 47 ईयर्स में जब इसका क्रिटिकल एनालिसिस किया गया और उसके बाद जब इसको बताया गया, ये कहानियाँ सब बताएगी, तो उसके बाद बताया जाता है कि सिर्फ इतना ही नहीं था, जगह जगह बंगाली भाषा में, उड़िया भाषा में, तमिल भाषा में महाभारत को लिखा गया है, महाभारत के बारे में लिखा गया है, जिसमें एग्जाम्पल दे रखा है माँ श्वेता देवी का, जो बंगाली राइटर थी, बंगाली वहाँ पे उन्होंने लिखा, वहाँ बंगाल में ये चीज़ फेमस है उनकी लिखी हुई कुंती के बारे में। उसमें बताया गया है कि जब युद्ध खत्म हुआ और उनके पुत्रों ने जो है राज्य प्राप्त कर लिया, सिंहासन प्राप्त कर लिया, फिर उसके बाद वो वन की तरफ चली गई, और जब वो जंगल में रहती थी तो वो नदी के किनारे, तालाब के किनारे बैठ के सोचती रहती थी। एक बार वो सोच रही थी कि मैंने अपने इतने लंबे जीवन में क्या पाया, क्या खोया। तो बताते हैं कहानी जो माँ श्वेता देवी ने लिखी, उसमें बताया कि पीछे से एक जो जंगल में रहती थी, जो निषाद थी या फिर जिसको राक्षस वर्ण या जो भी उस टाइम पे बोला जाता था वो थी, वो आई और उसने पूछा कि क्या तुम्हें याद है। अब वहाँ पे कहानी किस चीज़ की है, लाक्षागृह की। एक बार क्या हुआ था कि दुर्योधन ने ये चाहा था कि इंद्रप्रस्थ राज्य जो बांटा गया था राज्य को 2 भागों में, वो पांडवों को ना मिले। युधिष्ठिर अपने 5 भाइयों और अपनी माँ कुंती के साथ उनको मारने का उन्होंने, दुर्योधन ने प्लान बनाया कि वहाँ पे उनको एक जगह खाना दिया जाएगा और उसके बाद जब वो रात को सो जाएंगे तो उसको जला दिया जाएगा। लाक्षागृह कहते हैं वो बाँस का और फूस के बने हुआ एक महल था जो जल जाएगा, लेकिन इसकी जानकारी उनको पहले ही हो गई। तो कुंती ने जो है निषाद, एक महिला और उसके 5 पुत्रों को भी बुलाया उस दिन, उनको भी खाना खिलाया, और उसके बाद वो तो जैसे ही रात हुई वो तो निकल गई कुंती अपने बच्चों के साथ, लेकिन बाकी जो वो निषाद थी उसके 5 पुत्र उसमें जल गए, जिससे बाकी सबको ये पता चला कि पांडव जो 5 पुत्र हैं वो और उनकी माता कुंती मर गई है, उसमें जल गई है, लेकिन वो तो जिंदा थे। अब ये जब घटना ख़त्म हो गई उसके बाद का वहाँ बताया है कि कुंती से जब वो कहती है तो कुंती सब चीज़ें भूल के वो याद करती है कि मैंने अपनी और अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उनको परेशानी में डाल दिया था। तो उसको बड़ा दुख महसूस होता है इस चीज़ से। फिर वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो, तो उसने बताया कि उन 5 पुत्रों में से एक की मैं पत्नी हूँ और मैंने वो चीज़ें देखी, मतलब उसको फील किया उसने ज़िंदगी भर उस दर्द को। तो कुंती को बहुत दुख होता है इस बात का, बहुत पछतावा होता है इस बात का कि मेरी वजह से एक पूरा परिवार ख़त्म हो गया। तो यहाँ ये भी एग्जाम्पल बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि लोअर कास्ट के लिए कोई ऐसी फीलिंग नहीं थी, कि सब लोअर कास्ट की फीलिंग जो माना जाता था, अनटचेबल्स बोला जाता था, चांडाल्स बोला जाता था, ऐसा नहीं है। कुंती को बहुत दुख होता है इस बात का
और फिर बताते हैं कि बहुत तेज़ एकदम आंधी आई और आग लग गई जंगल में, तो कुंती उसी आग में उसमें जल गई और वो राक्षसी जो है वो निषाद जो है वो चली गई वहाँ से। तो ये क्या है, कुंती का पछतावा एक तरह से, कि कुंती ने जो अपने जीवन में किया उसको दुख था और उस चीज़ पछतावे में वो नहीं भागी वहाँ से और उसने वहाँ अपने जीवन को ख़त्म करना ही सही समझा। ये सब चीज़ें हैं। दूसरा महाभारत का एक और एग्जाम्पल उसमें बताया गया जो विवाह के बारे में है, कि जंगल में जब 13 वर्ष के लिए जब उनको भेजा जाता है पांडवों को, तो उससे पहले की जो घटना है, तो एक जगह सारे जो हैं पांडव भाई सो रहे थे और उसमें भीम उनका जो दूसरे नंबर का भाई है वो जाग रहा था, शायद उनकी सुरक्षा के लिए वो जाग रहा होगा। तो वहाँ पे एक राक्षस आता है और वो मानवों की उस स्मेल को महसूस करता है कि वहाँ कोई है, तो वो अपनी बहन को हिडिंबा को वहाँ भेजता है और हिडिंबा जो है वो उनको नहीं मारती किसी को, तो वो राक्षस हिडिंब जो आता है वो भीम से मुकाबला करता है और भीम उसको मार देता है। तो हिडिंबा जो होती है वो कुंती से कहती है कि माता मुझे आपका ये पुत्र बहुत पसंद आया है, मैं इनसे विवाह करना चाहती हूँ। तो महिलाओं की चॉइस का भी बताया गया है कि वो अपनी पसंद से शादी करती थी। तो वहाँ पे युधिष्ठिर जो हैं अपनी माता को बोलते हैं कि स्त्री की चाहत जो है उसकी पसंद से उसका विवाह होना, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो आप यहाँ देखिए ये अलग विवाह जिसको कि ब्राह्मण टेक्स्ट में एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, लेकिन वो अलग विवाह वहाँ पे हो रहा है कि वो भीम क्षत्रिय उससे है और वहाँ पे जो राक्षस विवाह है, राक्षसी हिडिंबा, उसका उससे विवाह होता है। जंगल में होते तब तक थोड़े टाइम वो रहता है, फिर उनके बाद उनका एक पुत्र होता है घटोत्कच, जिसका आगे वर्णन किया गया कि युद्ध के समय वो आया था और उसने बहुत सहयोग दिया युद्ध में पांडवों को जिताने के लिए। तो उसमें इतनी सारी कहानियां हैं बच्चों, बुक में इतनी सारी कहानियों के साथ एक एक चीज़ को क्लियर किया गया है कि शादी कैसी एक्सेप्टेड थी, कैसे विरोध किया गया, पितृसत्तात्मक कैसे एक्सेप्टेड था, कैसे विरोध किया गया, उसमें जो है महिलाओं को कैसे अधिकार मिला हुआ था और कैसे उनको मना किया गया था, विरोध किया गया। फिर उसमें जो है संस्कृत में जो टेक्स्ट हैं उसके अपोजिट सिस्टम को चैलेंज किया गया, किसमें, जो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट में। चैलेंज कैसे है, उसमें जहाँ ब्राह्मण टेक्स्ट में बोला गया कि हर वर्ण के लिए अपने फिक्स हैं वो जो उनके प्रोफेशन है, लेकिन बुद्धिस्ट टेक्स्ट क्या बताते हैं कि फिक्स नहीं है, आपकी अपनी चॉइस है। बाय बर्थ कोई किसी जाति का कैसे हो सकता है, उसको अपनी आज़ादी मिलनी चाहिए। ये सब चीज़ें हैं। उसके अलावा जो बच्चों लास्ट में बताया गया चैप्टर के एंड में कि ये घटना जो हुई, जो बताया जाता है कि 900 BC के आसपास महाभारत का युद्ध हुआ था, तो उसके खुदाई करने के लिए, जानकारी के लिए मेरठ में जगह है हस्तिनापुर, वहाँ पे गए। बीबी लाल के बारे में बताया गया कि वो उन्होंने कुछ जगह, बहुत ज़्यादा जगह खुदाई नहीं कर पाए क्योंकि अब वहाँ काफ़ी पॉपुलेशन ऐसी रहती है, तो वो सब एक्सक्यूएशन का काम नहीं कर सकते थे। जितनी उन्होंने खुदाई की तो वहाँ बताते हैं कि 5 लेयर्स में कुछ दीवार ऐसी मिली जिसमें सेकंड और थर्ड लेयर में बताया गया कि थोड़ा सा डिफरेंस था, जो कि अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड और उसके बाद का जो है महाजनपद का टाइम जो है उसमें बताया गया कि पहले की जो वहाँ बिल्डिंग मिली, जो दीवार मिली, वो मड की बनी हुई थी, जिसमें मतलब कच्चे घर कहें कि कच्ची छत है ऐसे बने हुए थे, और उसके ऊपर जो टाइम पीरियड जो अलग मिली उसकी लेयर वो मजबूत ब्रिक से, पकी हुई ईंटों से बनी हुई दीवारें थी। तो उससे ये तो पता चल रहा है कि थोड़ा सा डिफरेंस था। लेकिन महाभारत में जैसे वहाँ पे फिर बॉक्स में इंफॉर्मेशन दी गई है कि महाभारत में हस्तिनापुर के बारे में बताया जाता है कि बहुत बड़ा एक मतलब राज्य था, बहुत बड़ा एक ऐसा शहर था, एक तरह से नगर था उस समय, जो बताते हैं कि इंद्र के जो राज्य है उससे भी बड़ा प्रॉस्पेरस और सब कुछ वहाँ, सुख सुविधाएं, महल और सब कुछ था वहाँ पे, दुर्ग और सुरक्षा के लिए सब चीज़ें थी। लेकिन वैसा कोई प्रूफ वहाँ अब तक नहीं मिला है। आगे कितना प्रूफ मिलता है, आगे उसके बारे में कितना पता चलता है, वो तो आगे हम देखेंगे। लेकिन जो आपने अभी पढ़ा उससे आप उसमें मिक्सअप मत करना। आप ध्यान से याद रखना, पहले वर्ण सिस्टम सिर्फ कलर के बेस पे था, फिर वर्ण सिस्टम कास्ट वर्ण सिस्टम वो 4 डिवाइड कर दिए गए, फिर वर्ण सिस्टम में भी उनका बाय बर्थ बना दिया गया, प्रोफेशन बना दिया गया, उसके बाद जो है कास्ट उनके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग बना दी गई, फिर क्लासेस के बेस पे, मतलब रिसोर्स जिसके पास हैं वहाँ अपर क्लास लोअर क्लास रिसोर्स के बेस पे आ गई थी। धीरे धीरे ये जो गुप्ता पीरियड आया और 600 BC का टाइम आया, यहाँ तक आते आते ये सब चीज़ें चेंज हो रही थी, समाज में चेंजेस आ रहे थे। और उन चेंजेस में बहुत बड़ा रोल किसका हो रहा था, बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट जो हैं
उनका असर सोसाइटी पे इतना ज़्यादा आ रहा था कि लोग, आम जनता जो है बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे थे। और आम जनता के इन्फ्लुएंस होने में जो जाति का रिस्ट्रिक्शंस जो था, धर्म का रिस्ट्रिक्शंस जो था, उससे हट के बौद्ध धर्म में ये चीज़ें बताई गई कि नहीं, सभी समान हैं, सभी जो हैं ईश्वर ने सबको एक जैसा बनाया है और किसी को भी अनटचेबल या इस ग्रुप में नहीं बांटा जा सकता। उससे जनता में एक्सेप्टेंस आएगी। दूसरा, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं वो सारे आम जनता की भाषा में लिखे गए थे, तो उनके लिए पढ़ना और समझना बहुत आसान था। लेकिन संस्कृत जो है वो एलीट क्लास की थी, तो आम जनता उसको ना इतना पढ़ पाती थी ना समझ पाती थी। हाँ, लेकिन महाभारत में जो लिखा गया है उसमें बताया गया कि वो दो तरह से है। जो 1000 साल का टाइम ड्यूरेशन है उसमें बताते हैं कि पहले 10,000 श्लोक थे और धीरे धीरे उसमें जो है 1000 साल के टाइम में लगभग 1 लाख श्लोक उसमें आ चुके थे। मतलब कितने ज़्यादा उसमें टाइम के हिसाब से जो है ऋषियों ने उसमें डाले। और उसमें 2 तरह से लिखा गया है, एक श्लोक के रूप में जो बोल के सुनाए जाते हैं, बताए जाते हैं और जिसमें रूल्स बताए गए हैं, और एक जिसमें कि कहानियाँ बताई गई, जैसे मैंने अभी कहानी बताई। जो रूल्स हैं जो बोल के ऐसे बताए गए हैं, तो उसमें भगवत गीता का एग्जाम्पल दिया गया, उसमें पिक्चर भी दी गई है कि भगवत गीता में जो भगवान कृष्ण युद्ध के मैदान में अर्जुन को जो ज्ञान देते हैं कि हमें समाज में कैसे रहना चाहिए, हमारा अपना कर्म क्या बनता है, और अगर हम ये कर्म करेंगे तो उससे हमारा समाज कितना अच्छा बनेगा। और जो मैंने कहानियाँ बताई, कुंती की कहानी है, उसमें द्रौपदी की कहानी है, उसमें गांधारी की कहानी है, उसमें धृतराष्ट्र की कहानी है। तो ये सब कहानियाँ आपको पूरा सोसाइटी का सिस्टम बता देती हैं। फिर साथ में महाभारत के अलावा जो राजाओं के बारे में है, जिसमें मौर्य डायनेस्टी है, सातवाहनाज हैं, गुप्ता डायनेस्टी है, तो ये सब जो एग्जाम्पल हैं इनके बारे में पढ़ेंगे तो ये उस चीज़ को चैलेंज भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उन चीज़ों को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। तो आप टोटल ओवरऑल इस चैप्टर को पढ़ के अब ये समझ सकते हैं। एक बार इसको ध्यान से फिर से सुनिएगा, क्योंकि इसमें आपको ऐसा लगेगा कि सब मिक्सअप सा हो रखा है, कुछ मिक्सअप नहीं है। आप ध्यान से एकदम अच्छी तरह से 2-3 बार सुनिएगा, क्योंकि चीज़ें कहानी की तरह हैं और एक साथ कई कहानियाँ हो गई हैं, तो आपको ऐसा लगता होगा कि इतना कुछ कैसे करें। एक कहानी एक बार में ही सुनी जाती है, कई कहानियाँ होंगी तो मिक्सअप हो जाती हैं, वो मैं समझ सकती हूँ। इसीलिए मैंने कहा कि 1-2 बार आप सुनिएगा, धीरे धीरे एक एक पॉइंट को लेते चलिएगा कि शादी किस तरह की थी, पितृसत्तात्मक परिवार किस तरह का था, जो राजा उनको चैलेंज कैसे कर रहे थे, और जो समाज में वर्ण सिस्टम कैसे आया, कास्ट सिस्टम कैसे आया, महाभारत का क्रिटिकल एनालिसिस कितने टाइम में किया गया, महाभारत को कैसे लिखा गया, उसके बारे में जो है संस्कृत में उसके शुरुआत कितने टाइम में 1000 साल में लिखा गया, ये सब आएगा। पूरा महाभारत पे ही 8 नंबर का एक क्वेश्चन बन जाता है, तो आप इसमें सारी चीज़ें लिखेंगे कि 1990 से क्रिटिकल एनालिसिस शुरू हुआ था और उसी में चीज़ बताई गई कि 10,000 श्लोक पहले थे, बाद में उसके जुड़ के 1 लाख श्लोक हो गए। और बाद में लास्ट में जो एनालिसिस किया गया उसमें बताया गया है कि सिर्फ संस्कृत टेक्स्ट से नहीं, जैसे कि मैंने कुंती का महाश्वेता देवी का बताया कि उन्होंने कुंती के बारे में लिखा, तो उसमें ये भी है कि लोअर कास्ट जो है जिसको अनटचेबल्स मान लिया गया था ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में, उसमें ऐसा नहीं है। रीजनल वेरिएशन मिले, लोगों को वहाँ एक्सेप्टेंस मिलती थी, उनको भी नॉर्मल अपनी सोसाइटी का हिस्सा माना जाता था और अपनी गलतियों को लोग एक्सेप्ट करते थे, चाहे वो किसी वर्ण से हो। जैसे कुंती ने पछतावा किया अपने कार्य के लिए, इसलिए वो उसी में वहाँ अपना जीवन उसने समाप्त कर दिया था। तो ओवरऑल ये कहानी की तरह ही है, लेकिन कई कहानियाँ हैं जो सब चीज़ों को क्लियर करती हैं, कई फैक्ट हैं जो हर चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। इसके लिए आपको अच्छा है कि यहाँ आपको कुछ रटना नहीं है। एक कहानी पढ़ेंगे तो वहाँ एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, नेक्स्ट कहानी पढ़ेंगे तो वहाँ क्लियर हो जाएगा, आप एकलव्य की कहानी पढ़ेंगे तो वहाँ प्रोफेशन क्लियर हो जाएगा। हर कहानी को पढ़ने से, जैसे चांडाल का उसमें बताया गया है कि भगवान बुद्ध के बारे में भी जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वहाँ पे जिक्र एक स्टोरी भगवान बुद्ध की भी है कि उनका जो जन्म है, रीबर्थ है ये, उससे पहले एक जन्म जो था उसमें वो एक राक्षस वर्ण में पैदा हुए थे और वो एक बार शहर में कहीं जा रहे थे, तो वो एक घर से के सामने से जा रहे थे, वहाँ पे एक जो वैश्य परिवार की लड़की थी उसने उसे देख लिया, वो घबरा गई, तो लोगों ने उसको पीटा, बाहर चला फेंक दिया उसको। लेकिन वो उसने कहा कि अब तो वो वहाँ घर के बाहर ही बैठा रहा कि मैं तो अब इसी से विवाह करूँगा। और वहाँ पे वो बाद में उसका पिता उसका विवाह करता है और वो गाँव छोड़ के बाहर, गाँव से बाहर रहते हैं। और वहाँ पे जब वो जो
बुद्ध हैं, जो उनका पहले का जन्म था, वो हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसके बाद वो ऋषि, अब वो अपर क्लास में, एलिट क्लास में आ गए, वो ऋषि हो गए और उनका बेटा एक अपर क्लास का हिस्सा बन गया और वो ब्राह्मणों को ऐसे ही खिला रहा था। कुछ सालों बाद जो है बुद्ध वहाँ आते हैं तो वो खुद ही, उनका पुत्र ही उनको कह देता है कि नहीं, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते इनके साथ, तुम अछूत हो, तुम जाओ। तो उसमें बताया जाता है कि कुछ टाइम उसमें माता को पता चलता है तो वो बोलती हैं, तो उसके बाद वो पछतावा करते हैं और भगवान बुद्ध का रीबर्थ का जो बताया गया है कि फिर वो अपने ही पुत्र को समझाते हैं कि जन्म से कोई भी अछूत नहीं होता है, सब समान है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो ये कहानियाँ हैं बच्चों, आपको एक एक कहानी एक एक चीज़ एक्सप्लेन करेगी। महाभारत में कई कहानियाँ हैं वो एक्सप्लेन कर रही हैं, माँ श्वेता देवी की कहानी अलग चीज़ें एक्सप्लेन कर रही है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट कुछ अलग एक्सप्लेन कर रही हैं। जो राजा हैं सातवाहना, वो सिस्टम को कैसे चैलेंज कर रहे हैं वो चीज़ें बताई गई हैं। और जो आम जनता में जो वर्ण, कास्ट, क्लास, जो बटा डिवीज़न, जो आज भी बहुत कुछ अब तक चला आ रहा है, जो पितृसत्तात्मक परिवार का है, जो विवाह का सिस्टम है, जो आज भी एक्सेप्टेड है, चला आ रहा है, वो सब भी इसमें अच्छी तरह एक्सप्लेन हो रहा है। तो बहुत कुछ जो है उससे हमारा आज भी है, जो मैंने चैप्टर की शुरुआत में ही बोला था, नेगेटिव बिल्कुल नहीं लेना है, पॉजिटिव लेना है। इंटेलेक्चुअल पर्सन है आप, आपको समझना है, आपको एनालाइज करना है, आपको उसको सोचना है कि कहाँ क्या कमियां रही हमारे इतिहास में और उससे कहाँ क्या अच्छी चीज़ें भी थी। मैंने बोला उसमें बहुत सारी अच्छे टेक्स्ट भी लिखे गए, ग्रामर के लिखे गए, आयुर्वेद के लिखे गए और एस्ट्रोनॉमी पे है, मैथमेटिक्स पे है, कितना कुछ इस टाइम पे टेक्स्ट लिखा गया। तो वो सब जो है हमारा रिच कल्चर, रिच जो नॉलेज का फील्ड रहा हमारा, उसको हमें ग्रास्प करना है और जो उसमें जो कमियां आई उसको हमने सुधारने के लिए प्रयास भी किए। आप प्रेजेंट में अभी देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो यहाँ पे अभी जेंडर के बेस पे कोई बायसनेस नहीं है। यहाँ पे फीमेल्स को भी अपने पिता की संपत्ति में अधिकार है, फीमेल को अपनी पसंद से ऐसे जो विवाह का ये बंधन है वो कास्ट का वो नहीं है, सरकार की तरफ से वो नहीं है, सोसाइटी उसको कितना एक्सेप्ट करती है वो एक अलग चीज़ है। और धीरे धीरे एजुकेशन के हिसाब से वो बदलाव भी अब आ रहा है। तो आप इस बदलाव को जानिए, समझिए और उस बदलाव के बारे में सोचिए कि उसमें कहाँ खुद उस समय में भी बहुत चीज़ें चैलेंज की गई और बहुत चीज़ें एक्सेप्ट की गई। तो हमें उस चैप्टर से क्या, हमें इन कहानियों से, इन चीज़ों से क्या समझ में आता है, आप आसानी से फिर बता सकते हैं कि 600 BCE से 600 CE तक सोसाइटी में सोशल सिस्टम, मैरिज के नॉर्म्स, सोशल नॉर्म्स कैसे रहना है, क्लास, वर्ण, ग्रुप, कास्ट कैसे थे, वो आप आसानी से समझ पाएँ, वो आप आसानी से जान पाएँ कि उस समय का सिस्टम कैसा था। क्योंकि वहाँ का बहुत कुछ आज भी प्रेजेंट में है, तो आपके लिए समझना बहुत ही आसान है, फिर मुश्किल नहीं रहेगा ये चैप्टर। तो आप ये पॉइंट, क्योंकि मैंने एक ही वीडियो में बेटा क्या करें, अलग अलग मैं ऐसे बनाती तो हो सकता है आपको थोड़ा और कन्फ्यूज़न हो जाता कि अभी तो यही टॉपिक था, क्योंकि इंटरकनेक्टेड है बच्चों। अब मैं शादी का वहाँ जिक्र करूँगी तो पितृसत्तात्मक परिवार का भी होगा, पितृसत्तात्मक परिवार का होगा तो वहाँ माता के बारे में भी, जैसे सातवाहना का है, गौतमीपुत्र, सतकर्णी, तो सब थोड़ा सा एक दूसरे के साथ मैं जिक्र करती हुई चलूँगी। इंटरेक्ट हम करेंगे ऐसे तो एक दूसरे में वो मिक्स हो रही हैं कहीं ना कहानियाँ, अलग नहीं कर सकते। क्योंकि आप जैसे अपने परिवार का अगर आप कहानी बता रहे हैं कि हमारे परिवार में इतने, तो आप अलग करके एक पर्सन को अलग करके नहीं कर सकते हैं कि मैं अपने परिवार में इतनी पूजा करता हूँ, मैं अपने परिवार में ये खाना खाता हूँ, मैं अपने परिवार में ये नियमों का पालन करता हूँ। आप अकेले तो नहीं हो, आपके पेरेंट्स, आपके दादाजी उस टाइम से जो पालन कर रहे हैं आप उसी को कर रहे हो। तो आप एक दूसरे को अलग करके कोई नियम नहीं बता सकते। इसीलिए मैंने एक ही वीडियो में बताना ज़रूरी समझा, क्योंकि एक ही वीडियो में अलग अलग इतनी सारी कहानियाँ हैं जो हमें एक्सप्लेन करती हैं। तो मैं फिर से बोल रही हूँ, वर्ण सिस्टम, कास्ट सिस्टम, क्लास सिस्टम, किनशिप मतलब रिलेशंस, कैसे रिश्तेदारी हुई, विवाह का संबंध, विवाह के बारे में कितने तरह के विवाह, कितने एक्सेप्टेड हैं, फिर उसके बाद पितृसत्तात्मक परिवार, और उसके बाद जो चैलेंजेस हैं कि जितने भी ये रूल्स हैं वो बनाए गए, उसको सोसाइटी में कहीं कहीं एक्सेप्ट किया गया है और कहीं पे उस चीज़ को चैलेंज किया गया है। और महाभारत के बारे में कि महाभारत के बारे में 1919 से शुरू हुआ, 47 ईयर्स उसको लगे उसका क्रिटिकल एनालिसिस करने में, जिसमें क्रिटिकल एनालिसिस में क्या किया गया, संस्कृत के जितने टेक्स्ट हैं वो,
और जो हैं बाकी अदर लैंग्वेज में, प्राकृत में है, पाली में है, तमिल में है, जिनमें भी जो टेक्स्ट हैं उनसे उसको कंपेयर किया गया। उनमें जो दोनों में, सब में, तीनों में, चारों में कॉमन चीज़ मिली, उससे जो है हिस्टोरियंस ने जो ये चीज़ें निकाली कि हाँ कॉमन ऐसी चीज़ें समाज में एक्सेप्टेड थी। और जो अलग अलग राजाओं के टेक्स्ट मिले, जैसे कि शक राजाओं के बारे में मिले और जो इंडो ग्रीक के बारे में मिले, जिनको उन्होंने बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ब्राह्मण टेक्स्ट में जिनको मलेज कहा गया, मलेज मतलब उनको जिनको संस्कृत का ज्ञान नहीं है, लेकिन वही शक जो हैं यहाँ आए तो उनके बहुत सारे इंस्क्रिप्शन संस्कृत में ही लिखे हुए मिले, तो उन्होंने उसी चीज़ को अपनाया। ऐसे में फिर आपको वो टेक्स्ट जो हैं, इन्होंने आपको भी वही समझना है, जिन्होंने क्रिटिकल एनालिसिस किया तो ये सारे टेक्स्ट लिए और उसी के बेस पे एनालिसिस करके ये जो बताया है उसी के बेस पे बताया। तो सिंपल सी चीज़ ये है कि महाभारत के एक उसको टेक्स्ट को लेके कितना कुछ सोसाइटी का सिस्टम बताया गया है, उसमें जो नियम बताए गए उसमें उसी टाइम पे, आज नहीं, उसी टाइम पे कुछ जगह जो है वेरिएशन दिखे, रीजनल वेरिएशन भी दिखे, और ये भी दिखा कि कहीं पे उन चीज़ों को चैलेंज किया गया है और ये भी दिखा कहीं पे उन चीज़ों को एक्सेप्ट किया गया है। आज भी सेम वही चीज़ें हैं जो नॉर्म्स उस टाइम पे बने थे, मनुस्मृति में नॉर्म्स, रूल्स, सोसाइटी के सिस्टम जो उस टाइम पे बने, बहुत कुछ आज भी चल रहे हैं, लेकिन जो गलत है उसको हटाया गया है। जो जेंडर बायसनेस थी वो ख़त्म हो गई है, इक्वलिटी आ गई है। साथ में कास्ट के नाम पे अपर कास्ट लोअर कास्ट है, अब वो चीज़ नहीं है, सबको इक्वल पावर है, इक्वलिटी वाली चीज़ें आ गई हैं, तो वो चेंज हुआ हमारे समाज में। ये आपको पढ़ना है और समझना है। 2-3 बार आप इसको पढ़िएगा, बुक में वो कहानियाँ आप पढ़िएगा तो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको चैप्टर नहीं पढ़ना है, सिर्फ कहानी पढ़नी है, कहानी से पॉइंट बन जाएगा। एक कहानी पढ़ें उससे पॉइंट बन जाएगा, दूसरी कहानी पढ़ी उससे पॉइंट बन जाएगा, तीसरी कहानी पढ़ी उससे पॉइंट बन जाएगा, टोटल मिला के आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। शादी का हो, पितृसत्तात्मक परिवार का हो, कैसे विवाह होते थे वो हो, कैसा वर्ण सिस्टम था वो हो, कैसा कास्ट सिस्टम था वो हो, सब क्लियर हो जाएगा, कुछ परेशानी नहीं होगी। लेकिन इसको 2-3 बार सुनना, बुक में जो है स्टोरीज़ को पढ़ना, और जो भी आपको प्रॉब्लम आए, कुछ समझ में ना आ रहा हो या आपको लग रहा हो कि मैम इसमें एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को अलग से एक एक छोटी छोटी वीडियो बना के आप डाल दीजिए या एक एक चीज़ को अलग से समझा दीजिएगा, तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसमें जितना हो सकेगा कोशिश करूँगी चेंज करने की, या वैसे जैसा आप चाहते हैं वैसा बताने की। ऐसे में अभी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू बच्चों।